बच्चों, राजस्थान में ना आपका आईपीसी आएगा एग्जाम में, ठीक है? क्या क्लास शुरू करते हैं अब? हाँ, फिर राजस्थान में ना आईपीसी पूछेंगे, आपका बीएनएस नहीं पूछेंगे, है ना? तो हम लोग अपनी आईपीसी शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो ये जानो कि आईपीसी आपका क्या, वॉल्यूम थोड़ा खराब हो रखी, आवाज तेज करो थोड़ी सी। प्यारे बच्चों, एकदम बेसिक से कवर करने की कोशिश करेंगे, एकदम ऐसे सुनना जैसे कोई लेक्चर चल रहा हो और आपको सुनते सुनते बैठे रहना। इंपॉर्टेंट पोर्शन जो लगे आप उसको लिखते नोट करते रहना, जो आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन कर लगे उसको मार्क करते रहना, है ना? और बाकी मैं सारे केसेस सारे प्रिंसिपल बताता हुआ चलूंगा और उसी से कवर करते हुए चलना है। प्यारे बच्चों, इंडिया में कोई कंसोलिडेटेड लॉ नहीं था, न केवल इंडिया में बट ऑल्सो दी अदर कंट्रीज ऑफ दिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट, है ना? कोई ऐसा लॉ नहीं था। ये क्या मसला है इसके साथ, इसको ठीक करो एक बार में आप। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पूरे कोई ऐसा लॉ नहीं था जो सबको डील करे। सपोज करो मैंने थेफ्ट किया, आपने किया, आपने किया, आपने किया, आपने किया। मैंने यूपी में थेफ्ट किया, आपने बिहार में किया, आपने बंगाल में किया, आपने महाराष्ट्र। अभी आएगी, अभी आएगी। तो वो मैं कैसे ठीक करूँ, तो आपका काम है ना ठीक करना है, कुछ करना है, इसको ठीक करो। दूसरा कोई माइक है? वेट। अभी वॉइस आ रही मेरी ठीक से? देखो, बड़ा मसला है यार। आप लोग को आवाज आ रही मेरी? प्राची, ज्योति एंड ऑल, मुस्कान? तो यहाँ तो दिक्कत आ रही है ना। खैर कोई ना। प्यारे बच्चों, हम आईपीसी पढ़ने जा रहे हैं, है ना? आईपीसी को पढ़ो, मेरे से सुनते रहना बस, है ना? जो क्वेश्चन बन सकेगा वो क्वेश्चन बना के पूछूंगा पॉसिबल। सारे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। और ये सोच के मत पढ़ना है कि फ्यूचर में तो बीएनएस हो जाएगा तो आईपीसी पे क्यों फोकस करें। नंबर ही चेंज होगा, कंटेंट ऑलमोस्ट सब में वही है और ज्यादा कोई ऐसा मेजर चेंजेस आपके आए नहीं है। सुनना नहीं चाह रहे हो, बस यही बात है और कोई दूसरी बात थोड़ी है। तुम्हें पता है इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ, इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है ये। तो दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, मन से क्लास लो या फिर कह दो सर जी आवाज नहीं आ रहा है। मैं सैटरडे को क्लास नहीं लेता हूँ, तुम्हारी मोहब्बत में चला आया हूँ। वापस आओ। मैं ये बात कर रहा था आईपीसी, एकदम बिल्कुल सुनते रहना और सुनते सुनते जो है हम लोग अपनी क्लास को कवर कर लेंगे। प्यारे बच्चों, बात दरअसल बस इतनी है कि इनिशियल स्टेज में हमारे पास कोई कंसोलिडेटेड क्रिमिनल लॉ नहीं था जो हमको सबको डील करे एक साथ। मतलब सर इसका क्या हुआ? मतलब इसका ये कि कहीं पर जैसे हमने थेफ्ट किया, आपने किया, आपने किया, आपने किया, आपने आपने किया। हम बात कर रहे हैं 1830, 1840, 1850 की, है ना? आज की नहीं कर रहे। और तब उस सिचुएशन में ऐसा हो रहा था कि यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, आपको कुछ पनिशमेंट मिल रही थी, आपको कुछ पनिशमेंट मिल रही थी, आपको कुछ, आपको कुछ। ये सिचुएशन ना केवल इंडिया की बल्कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की थी, ठीक है? यानी यही सिचुएशन मॉरिशस की है, यही सिंगापुर की है, यही मलेशिया की है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश का तो नाम ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम तो ये तो इनका तो थॉट प्रोसेस भी नहीं था, एग्जिस्टेंस में आना तो बड़ी दूर की बात है। तो प्यारे बच्चों, जरूरत ये महसूस करी गई कि देश को एक कंसोलिडेटेड कोर्ट की जरूरत है जो सबको यूनिफॉर्मली एक तरीके से क्रिमिनल मैटर्स में डील करे। उस पर्पस के लिए जरूरत महसूस करी गई एक लॉ की।
यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ की, जो सबके ऊपर यूनिफॉर्मिटी के साथ अप्लाई हो। तो जरूरत महसूस हुई कि अब लॉ बनाया जाए। ब्रिटिशर्स कभी बिना बिना प्लानिंग, बिना प्लॉटिंग, बिना सोचे समझे उन्होंने कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। पहले प्रॉपर प्लानिंग और फिर प्लॉटिंग। तो पहले तुरंत वो लॉ बनाने नहीं गए, पहले उन्होंने बनाया लॉ कमीशन। लॉ बनाने के बजाय उन्होंने क्या बनाया? लॉ कमीशन। फर्स्ट लॉ कमीशन बना, और वो फर्स्ट लॉ कमीशन बना चार्टर एक्ट 1833 से। और उस चार्टर एक्ट 1833 में ये बोला गया कि पहले लॉ तो हमें चाहिए, तो उस लॉ के लिए हमें बनाना पड़ेगा एक लॉ कमीशन, जो हमें बताएगा रिसर्च करके कि देश को कैसे कैसे लॉस की जरूरत है और उनको कैसे बनाया जाना चाहिए। इस पर्पस के लिए पहला लॉ कमीशन हमारे सामने आया। तो किस चार्टर एक्ट से पहला लॉ कमीशन बना? चार्टर एक्ट 1833। जब पेपर टफ होता है, क्योंकि इनको इसको कोई नहीं देखता, 2 बार 3 बार मेरे आंख के सामने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन टकराया है, इसलिए मैंने बोला कि चार्टर एक्ट 1833 था जो था, उससे एक न्यू पड़ी फर्स्ट लॉ कमीशन की। जब फर्स्ट लॉ कमीशन बन गया तो जाहिर सी बात है, अक्सर अभी आप क्या करते हो, जब भी कोई कमीशन बनता है क्या करते हो आप? पहले उसके मेंबरान को याद करते हो, ये इसके मेंबर्स हैं या ये इसका चेयरमैन है। ये करते हो कि नहीं करते हो? तो जब फर्स्ट लॉ कमीशन बना तो इसमें 4 मेंबर्स थे, 4 मेंबर थे। लॉर्ड मैकाले ऑफ द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन। और लॉर्ड मैकाले ने सबसे मेजर रोल प्ले किया ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन पिनल कोड में। क्योंकि ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन पिनल कोड में लॉर्ड मैकाले ने सबसे मेजर रोल प्ले किया, तो दैट्स व्हाई लॉर्ड मैकाले इज नोन एज द फादर ऑफ द आईपीसी। क्योंकि ड्राफ्टिंग की ना उन्होंने, तो लॉर्ड मैकाले इज नोन एज द फादर ऑफ द आईपीसी। इन्होंने पहला ड्राफ्ट तो 2 साल के अंदर 1836 में तैयार करके दे दिया, लेकिन अभी भी उसको हिंदुस्तान की सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको फिट नहीं माना गया। बार बार टेबल किया इन्होंने, बार बार अमेंडमेंट सजेस्ट किए गए, और फाइनली 1860 में जाके प्यारे बच्चों, फाइनली लास्ट बार जो था एक तरीके से आपका आईपीसी बनके तैयार हो गई। और 6 अक्टूबर 1860 को इंडियन पिनल कोड आपकी इनेक्ट हो गई। ठीक है, अभी भी सर इनेक्टमेंट हो गया, और इन्फोर्समेंट डेट क्यों? क्योंकि इससे पहले पूरे हिंदुस्तान को तैयार भी तो करना था उस लॉ के लिए। और सुनो, ये जो आईपीसी बनी ये सिर्फ हमारे लिए नहीं थी, इसी आईपीसी को मलेशिया में मलेशियन पेनल कोड से हमने काम चलाया। बहुत सारे सिमिलरिटीज आप दिखाई पड़ेंगे। यानी इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाकी कंट्रीज में जहां ब्रिटिशर्स उन कंट्रीज को गवर्न कर रहे थे, इसी से मिलता जुलता लॉ हम वहां पर भी लेके गए, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। तो बेसिकली 6 अक्टूबर 1860 को फाइनली हमने जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने लॉ कमीशन की जो ये फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार होकर फाइनली आया, उसको हमने क्या किया? इनेक्ट कर दिया। लेकिन अभी इन्फोर्स नहीं हुआ। तो 6 अक्टूबर 1860, ठीक है, 6 अक्टूबर 1860 दैट इज द डेट ऑफ इनेक्टमेंट, और 1 जनवरी 1862 दैट इज द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। कितने मेंबरान थे फर्स्ट लॉ कमीशन में? कौन कौन से? लॉर्ड मैकाले, मैक्लियॉड, एंडरसन और मिलेट। ठीक है, लॉर्ड मैकाले, मैक्लियॉड, एंडरसन एंड मिलेट, इतने जो थे आपके जनरली मेंबर थे फर्स्ट लॉ कमीशन के। ठीक है, कई बार सर लॉर्ड मैकाले का पूरा नाम पूछते हैं। डीजीएस में एक बार क्या किया, बोला कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन। उसने क्या किया, क्वेश्चन पूछा, सर लॉर्ड जेम्स मैकाले, सर लॉर्ड थॉमस जेम्स बैबिंगटन मैकाले। यानी लॉर्ड मैकाले का नाम थोड़ा बड़ा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्हीं वर्ड्स में आगे पीछे कर दिया। और मैं वो पेपर दे रहा था, मैं अपना सर पकड़ लिया, लॉर्ड मैकाले पता था, अब मैं क्या करूं, है ना। तो जो जो हमारे कंसाइज में था कि ये नाम हो सकता है, बोल के अगर एक बार फ्लो में बोला तो वही आ गया, है ना। तो मैंने खैर वो ठीक हो गई बात। तो प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट लॉ कमीशन के आपके चेयरमैन थे वो थे लॉर्ड सर थॉमस जेम्स बैबिंगटन मैकॉले। और प्यारे बच्चों 6 अक्टूबर 1860 को ये इनेक्ट हुआ, और 1 जनवरी 1862 को ये इन्फोर्स हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों,
बड़ा मेजर रोल प्ले किया, इसलिए इनको हम फादर ऑफ द आईपीसी भी कहते हैं। शुरू में प्यारे बच्चों इधर देखो, अक्सर अमेंडमेंट पूछता है। शुरू में आईपीसी में जो थे, जो चीजें थी, बाद में कुछ अमेंडमेंट भी किया गया। जैसे सबसे पहले प्यारे बच्चे सेक्शन 124A, और याद करो जब मैं 34 पढ़ाता हूं तो तुम्हें क्या बोलता हूं, इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल कब जोड़ा गया, 18 सेक्शन 34। इन दोनों में जो अमेंडमेंट किया गया 1870 में किया गया। कब किया गया, इसको इंसर्ट किया गया, और सेक्शन 34 में एक लाइन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल इंसर्ट करी गई। इसके अलावा प्यारे बच्चों कुछ नए चैप्टर हमारी आईपीसी में इंसर्ट किए गए, जैसे चैप्टर 5A, ठीक है, जैसे चैप्टर 5A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 120A और 120B, ठीक है। ये जो था प्यारे बच्चों प्रूफ देता है कि कब इंसर्ट किया गया, 1913 में। कब इंसर्ट किया गया, 1913 में जो है इनको इंसर्ट किया गया। एक डेफिनेशन 55A जिसको बोलते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, उसको प्यारे बच्चों सब्स्टिट्यूट कब किया गया, 1950 में। कब कब सब्स्टिट्यूट किया गया, 1950 में। अभी मैं सारी मैक्सिम बताऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट केसेस बताऊंगा, और फिर इंपॉर्टेंट के सेक्शंस को डिस्कस भी करूंगा। तो कई बार आईपीसी की मैक्सिम्स भी आती हैं, तो मैक्सिम्स भी एक साथ सारी की सारी डिस्कस कर लेंगे, है ना, और फिर केस लॉस भी डिस्कस करेंगे। तो ऐसे करेंगे कि हमारा काम जो है पूरा होते हुए चले। प्यारे बच्चों पहले सबसे हम डिस्कस करते हैं अमेंडमेंट्स, हमारी आईपीसी में जो मेजर अमेंडमेंट्स हुए। तो जैसे ये 1950 में जोड़ा गया, तुम्हें मैं पढ़ाता हूं कि तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विच इज नोन एज मथुरा रेप केस। उस रेप केस के बाद क्रिमिनल लॉ में मेजर अमेंडमेंट हुए 1983 में। तो रेप की डेफिनेशन कब बदली, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983 में, और किसके बाद, 1979 में हुए मथुरा रेप केस के बाद, ठीक है। और क्या चेंजेस किए गए प्यारे बच्चों, 1983 के अमेंडमेंट से अक्सर क्वेश्चन आता है। 1983 का जो अमेंडमेंट है प्यारे बच्चों, उसमें कई चीजें जोड़ी गई, जैसे एक सेक्शन 228A भी तब ही जोड़ा गया, डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ रेप विक्टिम। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। इसके अलावा प्यारे बच्चों 228A लिखा ना मैंने सामने, इसके अलावा 498A, कौन सा, 498A, यहां भी एक तरीके से इसको भी इंसर्ट किया गया, कब, 1983 में। और प्यारे बच्चों रेप की डेफिनेशन और पनिशमेंट को विच इज गिवन इन सेक्शन 375, 376, इसको सब्स्टिट्यूट किया गया, यानी चेंज किया गया, ठीक है। इसके अलावा सीआरपीसी में भी चेंजेस हुए, 327 क्लॉज 2, ठीक है, यहां पर ये सीआरपीसी का है, ठीक है, यहां पर भी हमने चेंजेस किए। इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट में 113A, कौन सा सेक्शन, 113A किसमें है, इंडियन एविडेंस एक्ट का, ये भी 1983 के अमेंडमेंट के बाद इसी के साथ ही इंसर्ट किया गया, ठीक है। इसके अलावा इधर देखो मेरी तरफ, रेप की डेफिनेशन में चेंजमेंट हुआ 1983 में। तुम लोग कंफ्यूज करते हो 1986 के साथ। 1986 में प्यारे बच्चों डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1986 में इसमें अमेंडमेंट लेके आया गया। क्या लेकर आया गया, 1986 में जो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है और जो डॉरी डेथ का प्रोविजन है वो इंसर्ट किया गया 1986 में। तो 1986 से क्वेश्चन पूछेगा और 1983 से पूछेगा। लुक एट मी, सेक्शन 304B देखो आईपीसी में है कि नहीं है, 304B है कि नहीं है, डॉरी डेथ, वो 1986 के अमेंडमेंट से आया। और ये चीजें कब आई, 1983 के। बड़ी महीन लाइन है ये, और बस यहीं से वो क्वेश्चन पूछता है। इसको कहीं मत लिखो, इसको अपने बेरट के ऊपर लिखो सीधे सेक्शन के, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जब जब हमें जरूरत पड़ी, हमने अपने क्रिमिनल लॉ में प्यारे बच्चे मेजर चेंजेस, मैंने ये बोला प्यारे बच्चे कि 1983 में इतने सारे सेक्शंस में चेंजेस किए गए, ठीक है, 1983 में। लेकिन 1986 में आईपीसी के अंदर 304B इंसर्ट किया गया, ठीक है, और 304B इंसर्ट किया गया। तो इधर देखो, इधर देखो,
113 ए, इधर देखो ए इंसर्ट किया गया 1986 से और 83 से 86 में इंसर्ट किया गया 113 बी, और ये है ए और ये है बी, इसलिए बार बार ये पूछा जाता है। ए कब आया, बी कब आया, एविडेंस की बात कर रहा हूं मैं, 1980, क्योंकि कनेक्टेड है इसलिए मैंने इसको बता दिया। अभी हम अमेंडमेंट डिस्कस कर रहे थे, कब कौन पूछा गया डिटेल में। प्यारे बच्चों, जैसे जब जब इस कंट्री में कोई बड़ा रेप केस हुआ, हमने सबसे पहले बदलना ये चाहा कि लॉ को बदल दो रेप से रिलेटेड। हमने जब निर्भया रेप केस हुआ 2013 में, फिर अपने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में चेंजेस करते हुए प्यारे बच्चे लॉ को बदला, और वो जो चेंजेस हुए वो हुए जस्टिस वर्मा की कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में जस्टिस वर्मा डिमाइस कर गए, वो नहीं रहे। तो 2013 में जो प्यारे बच्चों आफ्टर द दिल्ली रेप केस जो अमेंडमेंट होकर आए, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, वो अक्सर पूछता है किस कमेटी के रिकमेंडेशन से हुआ, जस्टिस वर्मा की कमेटी से। तो एक दो नहीं, बहुत सारे ग्राउंड जोड़े गए। इधर देखो, सबसे पहले तो सेक्शन 100 में सेवेंथली जोड़ा गया, ठीक है। 166 ए एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया, पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग अंडर द लॉ, ठीक है। इसके अलावा उसका पनिशमेंट 166 बी इंसर्ट किया गया प्यारे बच्चे, वॉयरिज्म जोड़ा गया, स्टॉकिंग इंसर्ट किया गया, यानी कि इतने मेजर चेंजेस, और रेप की डेफिनेशन को भी चेंज कर दिया गया, पुरानी पूरी डेफिनेशन को चेंज करके पेनेट्रेट, इंसर्ट, मैनिपुलेट और अप्लाइज, इन 4 मेथड से रेप को डिफाइन किया गया 2013 के अमेंडमेंट से। तो 2013 का जो अमेंडमेंट है वो बहुत मेजर अमेंडमेंट है, ठीक है। इतनी सी बात है। अब मेरी तरफ देखो, जब भी तुम लोग आईपीसी पढ़ोगे, चाहे एपीओ का पेपर हो और चाहे आपका जुडिशरी का पेपर हो, डेफिनेशन ऑफ क्राइम तो पक्का पूछेगा 100%, और मुश्किल 5 to 6 डेफिनेशन है, और उन्हीं में से आपके एग्जाम में वो सवाल पूछ लेगा। तो ऐसी कौन कौन सी डेफिनेशन है, लुक एट मी, बेंथम, हम किसकी बात कर रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ क्राइम की। तो किनकी डेफिनेशन को आपको याद करना है आज ही, ठीक है। वो है आपके बेंथम, दूसरे ब्लैक स्टोन, कौन है, बेंथम, ब्लैक स्टोन, तीसरे स्टीफन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन है, स्टीफन। इसके बाद है आपके केनी, सारे बात, कौन है, केनी, है ना, ऑस्टिन, है ना। ये सारे के सारे नाम जो हैं, अगर ध्यान से मैं चाहूं तो डेफिनेशन अभी याद करवा सकता हूं आपको, लेकिन मैं चाहता हूं ये काम आप खुद करें, ठीक है। और इसके अलावा मिलर, ठीक है, कौन है, मिलर, इनकी जो डेफिनेशन ऑफ क्राइम है उसको आपको याद कर लेना है। अक्सर इन्होंने जो डेफिनेशन ऑफ क्राइम दी है वो जरूर पूछता है, ठीक है। बेंथम, ब्लैक स्टोन, ऑस्टिन, स्टीफन, कीटन, रसल, केनी, ठीक है। इनकी जो डेफिनेशन ऑफ क्राइम है बस इसके बाहर नहीं पूछता, ठीक है, वो जरूर आपसे पूछता है, ठीक है। अच्छा चलो प्यारे बच्चों, बिल्कुल इनिशियल स्टेज से शुरू करते हैं। बेयर एक्ट में हमने एंट्री की नहीं है, ठीक है, अभी हमने बेयर एक्ट में एंट्री की नहीं है। प्यारे बच्चों, चाहे बीएनएस ले आओ, चाहे कोई नया लॉ बना के ले आओ, नो वन कैन चेंज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ। इस बात को बिठा लो अपने जहन पे। अमेरिका का भी जो क्रिमिनल लॉ होगा वो एक पैटर्न, एक तरह का होगा, बेसिक प्रिंसिपल वहां भी क्रिमिनल लॉ के ही रहेंगे, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल आप चेंज नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी बदल दो। तो प्यारे बच्चों, आपने मेरे से बोला कि सर हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हमने कहा हम पढ़ रहे हैं इंडियन पिनल कोड। आपने कहा सर ये क्या काम करेगा, तो मैंने कहा एफ द नेम सजेस्ट इंडियन पिनल कोड इट विल पेनलाइज यू। आपने कहा अच्छा सर पेनलाइज करेगा, मैंने कहा हाँ, पर आपने कहा सर फॉर व्हाट, तो मैंने कहा फॉर क्राइम। अच्छा, आपने तुरंत मेरे से क्वेश्चन किया तो सर फिर क्राइम क्या है, तो मैंने कहा जो जो बात आईपीसी में मना की गई है वो सारी की सारी क्राइम है। तो आपने कहा सर ये क्राइम करेगा कौन, ये ऑफेंस करेगा कौन, तो मैंने कहा ये देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के पास। कहां चलना पड़ेगा, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के पास। और यहां से ऐसा हो नहीं सकता कि क्वेश्चन ना बने।
एलिमेंट्स सर क्या बात कर रहे हैं आप, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। मैंने कहा, आपने कहा एलिमेंट्स का मतलब क्या सर, मैंने कहा मेरी तरफ देखो, एलिमेंट्स वो होते हैं जिनसे मल मिलकर कोई चीज बनती है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम की। तो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम यानी अगर क्राइम करना है तो ये एलिमेंट्स का होना बड़ा जरूरी है। मैंने क्या कहा, अगर क्राइम करना है तो इन एलिमेंट्स का होना बड़ा जरूरी। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, देयर इज 4 एलिमेंट्स। नंबर 1 ह्यूमन बीइंग। मतलब सर मैं समझा नहीं, मतलब ये कि अगर ऑफेंस करना है तो क्या चाहिए, ह्यूमन बीइंग तो चाहिए ही चाहिए। मतलब मैं समझा नहीं सर, कोई ह्यूमन बीइंग के अलावा क्राइम नहीं कर सकता क्या। मैंने कहा कि लाइव हंटिंग देखते हो तुम टाइगर की, जिम कॉर्बेट में देखते हो कि नहीं देखते हो, हैं? कभी ऐसा हुआ कि टाइगर मारा, इसको पकड़ के ले चलो, हथकड़ी बांध सर नीचे किए आ रहा है, कभी ऐसा हुआ, कभी ऐसा हो नहीं सकता। प्यारे बच्चे, कोई भी बंदा ऑफेंस नहीं कर सकता, बंदा तो नहीं बोलना चाहिए, अदर देन ह्यूमन बीइंग। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही क्राइम कर सकते हैं और कोई नहीं। मतलब शेर, चीता, हाथी, भालू, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, कुछ नहीं, कोई भी नहीं ऑफेंस कर सकता है। कभी देखा भैंस के पास खड़ो, उसने सींग मार दिया, भैंस जेल गई हो, खड़ी है अपना, दोबारा से मारा, पास आओगे फिर मारूंगी। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। कारण क्या है, क्योंकि वो क्राइम कर ही नहीं सकती है, मतलब सी इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्राइम। तो सर कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्राइम करेगा ह्यूमन बीइंग। कितने एलिमेंट्स है, 4। सिर्फ सिर्फ सर सिर्फ ह्यूमन बीइंग। हमने कहा हाँ, अगर कोई मशीन कर दे तो, मैंने कहा मशीन में हाथ डालो, फटाक से काट देगी हाथ तुम्हारा, फिर डालोगे फिर काटेगी, कोई उसको है पूछने वाला नहीं है। तो सिर्फ सिर्फ ह्यूमन बीइंग ऑफेंस कर सकता है। सर जी क्या बात कर रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल सही। अच्छा सर कारण बताओ। तो मैंने कहा कारण पूछा ये बड़ा जरूरी था। आपने पूछा कि सर ओनली ह्यूमन बीइंग कैन कमिट द क्राइम, तो सर व्हाट इफ द रीजन बिहाइंड दिस कि ओनली द ह्यूमन बीइंग आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्राइम। मैंने कहा प्यारे बच्चे, सिर्फ सिर्फ ह्यूमन बीइंग इसलिए ऑफेंस कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही है जो मेंसरिया अपने माइंड में फॉर्मुलेट कर सकता है। मतलब सर मैंने कहा सिर्फ सिर्फ मेंसरिया फॉर्मुलेट करने की कैपेसिटी ह्यूमन बीइंग के अंदर है, इसलिए ह्यूमन बीइंग ही सिर्फ ऑफेंस कर सकता है। और सुनो, क्योंकि एक छोटा बच्चा मेंटल एलिमेंट फॉर्म नहीं कर सकता, मेंसरिया फॉर्म नहीं कर सकता, भले किसी की चाकू भोंक के जान ले ले, वो ऑफेंस नहीं कर सकता। इसीलिए प्यारे बच्चे, एक पागल चाहे किसी की गर्दन काट दे, उसके वो कोई ऑफेंस नहीं करता। कारण क्या है, क्योंकि वो मेंसरिया फॉर्मुलेट नहीं कर सकता। तो सिर्फ सिर्फ ह्यूमन बीइंग ऑफेंस कर सकता है, तो उसका कारण यही है क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही है जो मेंसरिया फॉर्मुलेट कर सकता है। तो देयर इज 4 एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। कौन कौन से, ह्यूमन बीइंग, मेंसरिया। प्यारे बच्चे, मैं खड़े खड़े सोच रहा हूं कि आज सैटरडे को मैं तुम्हारी क्लास लेने आया हूं, तुम्हारे साथ क्या ना सलूक कर दूं मैं। तुम्हें मालूम पड़ रहा है, नहीं मालूम पड़ रहा है ना, मालूम पड़ रहा है, नहीं मालूम पड़ रहा है। मैं चाह रहा हूं कि तुम्हारी जो कान की बाली है ये बहुत सही लग रही मुझे, ये चश्मा तुम्हारा मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं क्या करूं, जैसे तुम चश्मे को बगल में रखो, मैं चश्मा तुम्हारा उड़ा दूं। बेईमान, डिसऑनेस्ट इंटेंशन मेरे मन में ये है बराबर। तो क्या मैं इस डिसऑनेस्ट इंटेंशन के लिए पनिश कर दिया जाऊंगा, यानी कि ये रहा ह्यूमन बीइंग और ये रहा मेंसरिया, तो क्या मैं पनिश कर दिया जाऊंगा ना। कब तक नहीं, जब तक मैं तुम्हारे पर्स को उड़ा ना दूं, यानी कि इस मेंसरिया को पूरा करने के लिए कोई फिजिकल कंडक्ट ना कर दूं। खड़े खड़े तुम सोचो, तुम्हारी आत्मा जानती है तुम क्या क्या सोचते हो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कुछ भी सोचो तुम, कोई दिक्कत होने वाली है। दिक्कत कब होगी, जब तुम इस मेंसरिया को फुलफिल करने के लिए कोई कंडक्ट कर दोगे, फिजिकल एक्ट कर दोगे, वही है तुम्हारा एक्टस रियस। क्या है, एक्टस रियस। इधर देखो, मेंस रिया है, एक्टस रियस है। तो सर जी एक्टस रियस क्या, इधर देखो तुम, तुम्हारा ना, तुम्हारा फोन बड़ा अच्छा लग रहा है, इधर देखो, फोन मुझे चुराना है। ये क्या हो गया, मेंटल एलिमेंट, मेंस रिया। धीरे से हाथ डाला, ये क्या है, एक्टस रियस। तो कुछ नहीं एक्टस रियस, जो तुम दुराशय सोचते हो उसको पूरा करने के लिए जो कंडक्ट करते हो, एक्टस रियस इज नथिंग, दिस इज बेसिकली फिजिकल कंडक्ट। ठीक है,
तो ये एक्टस रियस है। इधर देखो सर, ह्यूमन बीइंग हो गया, मेंस रिया हो गया, एक्टस रियस हो गया, और जब मैं तुम्हारा फोन ले लूंगा तो तुम्हें क्या होगी? इंजरी। और इंजरी कहां दिखाई पड़ी, डिफाइन करी गई है? सेक्शन 44 में। कहां डिफाइन करी गई है? सेक्शन 44 में। तो अब वापस आओ प्रीलिम्स के क्वेश्चन। बिना इसके प्रीलिम्स का क्वेश्चन ही नहीं बनाता है, क्या बता रहा हूं मैं। और ना बिना मेंस रिया के मेंस का क्वेश्चन बना। क्या क्वेश्चन बनाएगा? विच इज नॉट, मैंने क्या बोला? विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ क्राइम। वो धीरे से मेंस रिया की जगह मोटिव लिख देगा। क्या लिख देगा? मोटिव। क्या लिखेगा? मोटिव। तुम कहोगे मोटिव भी तो दिमाग से रिलेटेड है। ओके, ये अब मैं ये भी बता रहा हूं, ये आंसर से ये रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो बस यही अलर्ट होना, बाकी तुम्हें सब मालूम है। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? देयर इज 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम: ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्टस रियस और इंजरी। ठीक है, तो सर ये अब ये बात आ गई, ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्टस रियस और इंजरी। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? मेंस रिया। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेंस रिया। बोलो, आवाज नहीं आ रही इसमें? अंकल एक चाय ले आइएगा मेरे लिए, एक चाय ले आइएगा। अच्छा अच्छा, आवाज नहीं आ रही है। ऑडिबल ऑडिबल, ठीक है। अच्छा, ओके। अच्छा, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई तुम्हें? ये क्वेश्चन जो है बनेगा। अब बात करते हैं मेंस रिया की। बस सुनते जाओ, तुम्हें सब याद होता जाएगा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ये मेंस रिया की। तो प्यारे बच्चों, मेंस रिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिना मेंस रिया के कुछ हो ही नहीं सकता। 16th सेंचुरी तक यूरोप के अंदर जो है मेंस रिया का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मैंने बताया, बेरिंग गोल्ड ने एक बुक लिखी, क्यूरियोसिटी ऑफ द ओल्डन टाइम्स, उसमें वो बता रहे हैं कि अगर 16th सेंचुरी में मेरा गधा तुम्हारे खेत में गया, तुम उसका एक कान काट लोगे। बेचारा गधा क्या जाने कि अब क्यों मुझे हवा सीधे पार जा रही है। दोबारा गया, तुम उसका दूसरा कान काट लोगे। मैं कह रहा हूं तुम पूरे गधे को काट डालो, उसको पता ही नहीं लगेगा आप उसको क्यों काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, मेंस रिया को फॉर्मुलेट ही नहीं कर रहा है। 16th सेंचुरी के बाद धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट होना, डेवलप होना शुरू किया, और आज की डेट में इतना डेवलप हो गया कि दुनिया में, ना केवल हमारे यहाँ, दुनिया में मेंस रिया रूल बन गया है। रूल बन गया है मतलब नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन विदाउट गिल्टी माइंड। इसको रूल बना दिया है। मेंस रिया के बिना कोई ऑफेंस हो ही नहीं सकता। अगर आज हम इस मेंस रिया को हटा दें तो तुम्हारा बेयर एक्ट ना कूड़ा हो जाएगा, 10 15 20 ऑफेंस बचेंगे बस, बाकी कोई मतलब रहेगा नहीं। तो मेंस रिया जो है प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट कि पूरी दुनिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस एक वर्ड पे टिका हुआ है। क्या बात कर रहे हैं सर, इतना इंपॉर्टेंट है? तब तो बड़ा टफ होगा ना। एक लाइन का प्रिंसिपल है बस, केवल एक लाइन का। वो है आपका, क्या है मेंस रिया का प्रिंसिपल? एक्टस एक्टस
एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेन सिट रिया। सर क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चे, nothing is an offense which is done without guilty mind. An act itself does not make a man guilty unless and until his mind is not guilty. मतलब सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा एक लाइन में मतलब समझो, तुम बड़े से बड़ा काम कर दो, अगर तुम्हारे मन में कोई गिल्ट नहीं है तो तुमने कोई ऑफेंस नहीं किया। सर जी फिर नहीं समझ में आया, फिर नहीं समझ में आया, अभी समझो। तुम मेरी जान ले लो गलती से, तुमने कोई ऑफेंस नहीं किया जब तक तुम्हारे मन में गिल्ट नहीं है। मतलब सर और अभी थोड़ा और ठीक से समझाओ। मैंने कहा बड़ी आसान बात इतनी है कि मन दोषी, बड़ी तुम्हारी भाषा में बता रहा हूं, तो तुम दोषी, मन दोषी नहीं तो तुम दोषी नहीं। सर एग्जाम्पल देके बताओ। मैंने कहा एग्जाम्पल यही है कि तुम्हारी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया, डिस्पाइट यू आर टेकिंग ड्यू केयर एंड कॉशन, यू आर ऑन राइट साइड, एक्यूरेट स्पीड, तब भी किसी की जान चली गई, तुमने कोई ऑफेंस नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैंने क्या क्यों कहा? कोई नेग्लिजेंस तुम्हारे साइड ना हो और किसी की जान चली जाए, तुमने कोई ऑफेंस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन विदाउट गिल्टी माइंड। मैं जंगल में गया लकड़ी काटने, मैं जंगल में, अभी बता रहा हूं, मैं जंगल में गया लकड़ी काटने प्यारे बच्चे, और लकड़ी काटने गया और मैंने पूरी तरफ देखा, नो वन वॉज देयर, dense forest, and I started the cutting woods. Suddenly I found, after taking proper care and caution, इसको ठीक से ठोका भी, अचानक मैंने क्या देखा, मेरे हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और झाड़ी के पीछे एक बालक छिपा बैठा था चुपचाप, वो बाहर निकल आया, कुल्हाड़ी उसको लग गई, बालक मर गया। मेरे से एक बालक मर गया, मैंने कोई ऑफेंस किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन विदाउट गिल्टी माइंड। रूल यही है कि एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक ए मैन गिल्टी अनलेस एंड अनटिल हिज माइंड इज नॉट गिल्टी। तुम कुछ भी कर दो, अब यार जान ले ली किसी की, अब इससे ज्यादा क्या करवाओगे मेरे से, तब भी कोई ऑफेंस नहीं किया। अभी रुको, मैं पढ़ा रहा था, तुम बातें कर रहे थे, मेरा खून खोल गया। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा कुछ करना पड़ेगा, जान ले लूंगा, मेरी क्लास जिसने डिस्टर्ब करी। तो मैंने एक कुचक्र रचा, मैंने कुल्हाड़ी बनाई, उसको ढीला किया कि ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि तुम्हारे लग जाए, और लग भी गई और तुम चले भी गए पढ़ने ठीक से। मैंने कोई ऑफेंस किया? बिल्कुल किया, क्योंकि यहां मेंस रिया है। प्यारे बच्चों, दो एक्ट और दोनों मेरे से, और फर्क किस बात का? एक मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया और एक में मैं मर्डरर हो गया। किस बात का फर्क आया प्यारे बच्चे? प्यारे बच्चे फर्क आया आपके मेंटल एलिमेंट का। तो बड़ी आसान बात, एक लाइन में, दुनिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इसी पर टिका हुआ है, एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिट रिया, व्हिच मींस एक्ट itself does not make a man guilty unless and until mind is not guilty। बड़ी आसान बात है, तुम कुछ भी कर दो वो ऑफेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन यह रूल, ये क्या है? रूल। सर मेंस रिया का पता कैसे लगाएंगे? इधर देखो मेरी तरफ, मेंस रिया कुछ नहीं है, माइंड में जो तुम सोचते हो वही मेंस रिया है। सर फिर से समझाओ। मैंने कहा इधर देखो, मेंस रिया इज अ मेंटल एलिमेंट, ये कहीं तुम्हें दिखेगी नहीं कि पकड़ लो इसको, ये तुम्हारे दिमाग में रहेगी। तो सर पता कैसे लगाएंगे? इस पूरे आईपीसी के बेयर एक्ट में एक बार भी मेंस रिया वर्ड यूज नहीं किया, तो फिर किया क्या है सर? मैंने कहा मेंस रिया इज अ मेंटल एलिमेंट। प्यारे बच्चे, किया ये है इन्होंने कि इसको रिप्रेजेंट करने वाले ढेरों शब्द आपकी आईपीसी में डाल दिए, जैसे इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव, वॉलंटरली, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली। ये सारे वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मेंटल स्टेटस को। तो जहां ये वर्ड यूज हो गए, समझ लो मेंस रिया रिक्वायर्ड है कि नहीं? जहां ये वर्ड यूज हो जाए, समझ जाओ कि मेंस रिया रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये वर्ड्स ऐसे करेंगे सर। बिल्कुल, मैंने कहा बिल्कुल। प्यारे बच्चों, जैसे इंटेंशन हो गया, ठीक है ना, नॉलेज है ना, कुछ भी चीज जो है, नेग्लिजेंस, ये सारी चीजें जो है क्या है? मेंस रिया को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन सर क्या बात कर रहे हैं? ये है रूल। ये क्या है? रूल। रूल किसके ऊपर अप्लाई होता है? सब के ऊपर। लेकिन इसी रूल का एक एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हमेशा रूल का उल्टा होता है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि मेरे घर वाले या किसी के भी घर वाले कहते हैं कि मेरे घर में कोई लिकर कंज्यूम नहीं करती है सिवाय मेरे छोटे लड़के के, सिवाय मेरे छोटे लड़के की। यही बस एक अपवाद है। अपवाद माने ये रूल के विपरीत है। रूल क्या है?
कोई नहीं पीता, और ये दुष्ट पीता है। वो अलग बात है, सब छोटा मेरे घर में ही हूँ। देखो, हालांकि ऐसा मैं कुछ नहीं करता। तो मैंने एक बात बताई कि रूल क्या होता है, रूल के हमेशा अपोजिट एक्सेप्शन होता है, उसके कैरेक्टर हमेशा रूल के अलग होते हैं। तो ये क्या है, रूल, और ये क्या है, एक्सेप्शन। तो प्यारे बच्चे, एक्सेप्शन तुम्हारी कहलाती है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो इधर देखो मेरी तरफ, व्हाट इज द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज नथिंग, दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ द मेंस रिया। क्या है? मेंस रिया का एक्सेप्शन है। अब मेरी तरफ देखो, ये है रूल। मेंस रिया क्या कहता है? नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन विदाउट गिल्टी माइंड। प्यारे बच्चे, अब ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या कहेगा? जस्ट अपोजिट, समटाइम्स, उल्टी बात करेगा। समटाइम्स ऑफेंस इज कॉन्स्टिट्यूटेड इवन विदाउट गिल्टी माइंड। मतलब गिल्टी माइंड नहीं है तब भी ऑफेंस हो गया। सर जी फिर से समझाओ। मैंने कहा प्यारे बच्चे, एक बंदे ने किसी का रेप किया, ठीक है, कोई गिल्टी माइंड नहीं है, कह रहा सर कोई गिल्टी माइंड नहीं था, गलती से हो गया। गलती से हो गया, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, मेंटल एलिमेंट का कोई लेना देना ही नहीं है। एक लड़की सड़क में घूम रही थी भीख मांगते हुए, बेगिंग करते हुए, बड़े 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 विशाल हृदय वाला पुरुष वहां से गुजरा। उसने बोला बहन जी कहाँ घूम रही हैं आप? बोला मेरा कोई नहीं है। कोई नहीं है? अब तो तुम्हें बड़ी जीवन मुसीबत आएगी, तुम्हें तो प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, शादी कर लेता हूँ तुमसे। ही वॉज ऑलरेडी मैरिड। तो एक शादी हो रखी थी, उसने दूसरी शादी कर ली। इंटेंशन में उसकी कहीं कोई गड़बड़ी है? कहीं कोई गड़बड़ी है? प्यारे बच्चे, तब भी बाइगेमी उससे हो गया। क्यों? मेंस रिया से कोई मतलब ही नहीं है। समटाइम्स ऑफेंस इज कॉन्स्टिट्यूटेड इवन विदाउट गिल्टी माइंड, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो इधर देखो, इधर है मेंस रिया। मेंस रिया क्या कहता है? नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन विदाउट गिल्टी माइंड। कोई बात तब तक अपराध नहीं है जब तक आपका मन अपराधी ना हो। और इधर क्या है? कठोर दायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जो क्या कहता है? समटाइम्स, हमेशा नहीं। हमेशा बोल देगा तो रूल बन जाएगा। समटाइम्स ऑफेंस इज कॉन्स्टिट्यूटेड इवन विदाउट गिल्टी माइंड, हमेशा नहीं। और दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। जैसे बस यहीं से दोबारा प्री का क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम्पल से। जैसे पब्लिक न्यूसेंस, मेरी तरफ देखो, जज साहब को गाली दे दो और फिर बोलो साहब मेरे मुंह से निकल गई गुस्से में, माफ करो मुझे, मेरे मन में कोई दोष नहीं था, देयर वाज नो ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी सर। तुरंत बता देगा तुम्हारी औकात। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जैसे तुमको मैं उठा के चला जाऊं, मैंने कहा अच्छा कितना सुंदर बाबू है ये, इसको तो लेके जाना पड़ेगा। मैंने कहा चलो, और लेके मैं चला गया। मेरी इंटेंशन में कोई गड़बड़ी थी, लेकिन मैंने किडनैप कर लिया एक्चुअली, बिना मेंस रिया के भी तो मैंने ऑफेंस कर दिया। तो प्यारे बच्चों, समटाइम्स ऑफेंस इज कॉन्स्टिट्यूटेड इवन विदाउट गिल्टी माइंड, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। देयर इज सम एग्जांपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लाइक पब्लिक न्यूसेंस, लाइक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लाइक किडनैपिंग, लाइक रेप, लाइक बाइगैमी। इधर देखो, लाइक सेक्सुअल ऑफेंसेस बेसिकली, लाइक इकोनॉमिक ऑफेंसेस अगेंस्ट द कंट्री, लाइक मोटर व्हीकल एक्ट। इधर देखो, पेट में बड़ा दर्द है मेरे, दर्द है, ओहो, तो एक काम करो सीट बेल्ट खोल दो। इधर तुमने सीट बेल्ट खोली, उधर तुम्हारा चालान कट गया। कोई तुमसे कभी पूछता है कि सीट बेल्ट क्यों खोली? पहले चालान लो। करता है कि नहीं करता है? इधर आओ, तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? सर गलती से भूल गया, आई एम लॉ अबाइडिंग सिटीजन, डेली लगा के आती हूँ सर, आज गलती से भूला, तुम्हारा चालान कटेगा। नहीं सर, मेरे सर ने पढ़ाया है, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन विदाउट गिल्टी माइंड। तो सर मेरा गिल्टी माइंड नहीं है सर, तो चालान कैसे काटेंगे आप? सर जी ने जो आगे पढ़ाया था उस दिन क्लास में आई नहीं थी तुम। सर जी ने एक्सेप्शन भी बताया था कि समटाइम्स ऑफेंस इज कॉन्स्टिट्यूटेड इवन विदाउट गिल्टी माइंड, और ये जो तुमने किया ये उसी एक्सेप्शन में आता है। तो दो बातें हैं, रूल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया, और एक्सेप्शन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ठीक है, क्या क्या एग्जांपल है मैंने बताया? पब्लिक न्यूसेंस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, किडनैपिंग, रेप, बाइगेमी, और 291 आईपीसी। ये सारा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, वो भी आ जाएगा। प्यारे बच्चों मेरी तरफ देखो, केसेस कई पूछता है,
ठीक है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस बताता हूं। केस का नाम है रंजीत डी उड़ेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये 291 का केस है। ठीक है, किसका केस है? सॉरी 292 का, है ना, 292 का केस है। ये जो केस है, ये जो सेक्शन है 292 आईपीसी देखो, और उसके आगे लिख दो हिकलिन का, हिकलिन्स रूल, हिकलिन रूल। ठीक है, और इसी पर ये केस भी बेस्ड है। इधर देखो मेरी तरफ, एक बंदा एक बुक शॉप में बुक बेचता था। क्या बेचता था? इसके पहले दूसरा केस सुनो। कौन सा केस? देखो इधर, ये सारे केस जो मैं बता रहा हूं ना, ये सब तुम्हारे एग्जाम में टकराएंगे। पहले ये केस देखो, ये किसका है? मेंस रिया का। इन दोनों से तुम्हारे कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे, और फिर मैं सिर्फ केसेस के नाम बताऊंगा, तुम नोट करना, क्योंकि पढ़ाने का समय इतना है नहीं। एक बंदा ना लिकर बेचता था। क्या बेचता था? लाइसेंस। अपने इंडिया का केस नहीं है। एक बंदा एक लिकर बेचता था, उसने लाइसेंसिंग एक्ट 1872 को वायलेट किया। वो रूल ये कहता था कि ऑन ड्यूटी आप किसी भी पुलिसमैन को लिकर नहीं बेच सकते, ऑन ड्यूटी। ठीक है, एक पुलिसमैन उस लिकर शॉप में डेली शराब पीने आता था। बट एक दिन, लेकिन कब आता था? ड्यूटी पूरी करने के बाद। एक दिन वो ऑन ड्यूटी आ गया उस लिकर शॉप में, शराब उसको पीनी थी। तो प्यारे बच्चे, लिकर शॉप ऑनर की बेटी उस शॉप में बैठी हुई थी। उसने लिकर उस पुलिस कांस्टेबल को ऑफर कर दी तो उसने पी लिया। और जब पी लिया तो लाइसेंसिंग एक्ट 1872 क्या कहता था कि ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को लिकर नहीं सर्व करनी है। इन्होंने तो लॉ को तोड़ दिया ना, तोड़ दिया। इनके ऊपर हो गया मुकदमा। इनके ऊपर क्या हुआ? मुकदमा हो गया। जब इनके ऊपर मुकदमा हो गया प्यारे बच्चे, तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त तर्क दिया। उन्होंने कहा सर, डेली ये बंदा आता था? हाँ आता था। उस दिन भी उसी टाइम आया। इसके बैजेस हटे हुए थे, यानी कि कुछ लगा नहीं था। यूनिफॉर्म बिल्कुल अरेंज नहीं थी, और बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि ड्यूटी पूरी साहब करके आए हैं। तो साहब मुझे ऐसा लगा कि ड्यूटी पूरी करके आए हैं, तो साहब हमने एक्टस रियस यानी फिजिकल कंडक्ट कर दिया। मेरे मन में कोई मेंस रिया नहीं था, मेरे मन में कोई मेंस रिया नहीं था। और तुमने रूल क्या पढ़ा है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन विदाउट गिल्टी माइंड। तो डिस्पाइट दैट दे सर्व द लिकर एंड वायलेट द लाइसेंसिंग एक्ट 1872, उनको एक्विट कर दिया गया अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया। क्यों? कुछ भी कर दो, ऑफेंस नहीं है अगर तुम्हारे मन में कोई गिल्ट नहीं है। बस इतना छोटा सा प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया है। मेंस रिया का केस हो गया। ठीक है, दूसरा केस आओ, रंजीत डी उड़ेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। ये केस है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। किसका है? ये दोनों मैं एक साथ क्यों बता रहा हूं? ताकि तुम दोनों को एक तरीके से अभी दोनों कॉन्सेप्ट को दिमाग में ऐसे बैठ जाए कि कभी भूलो ना। इधर देखो, एक इंडिया में बुक बैन थी। तुमने प्राइम देखा है? अमेजन प्राइम किसके किसके पास है? अमेजन प्राइम में एक मूवी है लेडी चैटरलीज लवर करके, हालांकि मैंने देखी नहीं है। अमेजन प्राइम में एक मूवी है, क्या नाम है उसका? लेडी चैटरलीज लवर करके, प्राइम पे। इस रंजीत डी उड़ेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में एक बुक थी जिसका नाम था लेडी चैटरलीज लवर्स करके, और वो बुक इंडिया में बैन थी। और ये महोदय जिनकी बुक शॉप थी उस बुक को बेच रहे थे। जब रेड पड़ी, वो बुक इनकी दुकान में पाई गई। बोले किताब, अरे ये हरिओम बुक शॉप है ना, कितनी बुक्स है इसके पास? तुम्हें क्या लगता है सारी किताबें पढ़ता है ये? पढ़ता है क्या ये? नहीं पढ़ता। तो बोले ये बुक तुम्हारे पास, ये तो बैन है इंडिया में। तो बोला कि आई एम बुक सेलर, मैं क्या जानूं क्या किसमें क्या लिखा है। बोला कि इसमें तो सेक्सुअल कंटेंट है। कह रहा उससे मेरा क्या लेना देना, मैंने देखी नहीं। कह रहा सर आई एम बुक सेलर, हाउ कैन आई नो कि विच काइंड ऑफ कंटेंट एम्बोडाइड इन दैट पर्टिकुलर बुक। तो बोला अच्छा इसका तो क्या करें? बोला सर प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन विदाउट गिल्टी माइंड। मेरा गिल्टी माइंड नहीं था, किताब जरूर बेचती है सर, मुझे जाने दिया जाए। कोर्ट ने कहा ना राजाना, यू वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। समटाइम्स ऑफेंस इज कॉन्स्टिट्यूटेड इवन विदाउट गिल्टी माइंड, और तुमने जो किया है वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आता है। तो एक केस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, एक मेंस रिया का। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बोलो। तो इसके अलावा बहुत सारे केसेस हैं। अच्छा रुको,
इस केस में हम बात कर रहे हैं सिराज वर्सेस रुडजन की। इस केस में जस्ट जस्टिस राइट, एक लाइन आती है उसको नोट कर लो, बार बार पूछा जाता है। इधर देखो, इस केस में एक लाइन आती है, बार बार पूछता है, ठीक है, बार बार पूछता है। पूछता क्या है, एक दीक्षा में सीक्वेंस एक चलना है, जरा भी मैं रुकूंगा मैं डिरेल हो जाऊंगा। मेरी कोशिश ये है कि तुम्हें सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हुए चलना। हिकलिन पे भी आएंगे, केस बता दूंगा। आर वर्सेस हिकलिन एक केस है, रूल कुछ नहीं है। उस केस में जो बात बोली गई ऑब्सिनिटी और इसको लेके, बस उसी की बात है, ठीक है। वापस आओ, इधर देखो मेरी तरफ। मैंने कहा कि सिराज वर्सेस रुडजन के केस में एक स्टेटमेंट दिया गया, पता है क्या दिया गया? बोला गया देयर इज प्रिजम्पशन, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हर पेपर में मिलेगा, देयर इज प्रिजम्पशन दैट इन एवरी स्टैट्यूट मेंस रिया इज प्रिज्यूम्ड अनलेस कॉन्ट्रेरी इज सोन। मतलब हम हर इंस्टीट्यूट में ये मान के चलेंगे कि यहां पर मेंस रिया है, जब तक कि एक्सप्लिसिटली ये ना लिख दिया जाए कि यहां मेंस रिया की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट देकर तुमसे पता है क्या पूछता है, किस केस में ये बोला गया? वो बोला गया सिराज वर्सेस रुडजन में। कौन जज थे? जस्टिस राइट। अच्छा, अगला केस आओ। अब मैं डिटेल में सारे केसेस को नहीं बताऊंगा। अगला केस है प्यारे बच्चों, ब्रांड वर्सेस वुड। कौन सा केस है? इधर देखो मेरी तरफ, दिस पर्टिकुलर केस इज नोन एज द रिवाइवल ऑफ मेंस रिया। कौन सा केस है? रिवाइवल ऑफ मेंस रिया। प्री में बस यही तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि विच केस इज नोन एज रिवाइवल ऑफ मेंस रिया। इधर देखो मेरी तरफ, 1946 का ये केस है और जज थे जस्टिस गॉडार्ड। कौन थे? गॉडार्ड। तो प्यारे बच्चों, पेपर में पता है क्या पूछता है? who is known for the revival of मेंस रिया? तो जस्टिस गॉडार्ड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, which case is known for the revival of मेंस रिया? that is the ब्रांड वर्सेस वुड। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं, ठीक है। और केस आओ, कभी कभी मैचिंग का पूछ देता है। विशाल खत्री में रिपीट कर रहा हूं, इन एवरी स्टैट्यूट मेंस रिया इज प्रिज्यूम्ड अनलेस कॉन्ट्रेरी इज शोन। वापस आओ, इधर देखो, किसमें? जस्टिस राइट। इसमें गोडार्ड। इधर देखो मेरी तरफ, कई बार मैचिंग आती है, तो इधर देखो, हॉब्स वर्सेस विंचेस्टर। हॉब्स वर्सेस, लिखते जाओ सब लोग अपनी कॉपी में। ये केस किससे रिलेटेड है? मेंस रिया से। अक्सर मैचिंग में यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा, आर वर्सेस टॉल्सन। इधर देखो एक बात और, ये केस प्यारे बच्चे मिस्टेक ऑफ फैक्ट का भी है। किसका? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी। और दूसरा ये केस मेंस रिया का भी है। किसका है? मेंस रिया का। इस केस के फैक्ट मालूम है ना भाई? आर वर्सेस टॉल्सन में क्या हुआ प्यारे बच्चे? इधर देखो, एक मिनट लगूंगा, इस पर एक मूवी भी है बॉलीवुड की, कोई मेरे दिल से पूछे, है ना? बड़ी मूवी देखी क्या आपने? सुना था तो मैं बताया था। तो इस पे एक मूवी भी है, कोई मेरे दिल से पूछे, इसी केस के बेस्ड, फैक्ट पर बेस्ड। इसमें होता क्या है, मिस्टर एंड मिसेस टॉल्सन की शादी होती है, मिस्टर टॉल्सन गायब हो जाते हैं, और गायब हो जाते हैं उस समय प्यारे बच्चे, जो लॉ कहता है कि 7 ईयर तक अगर हर्ड होना चाहिए, गायब हो जाते हैं। तो पता करने की वाइफ खूब कोशिश करती है, वेयर इज माई हस्बैंड। पता लगता है कि वो शिप में बैठ के अमेरिका जा रहे थे, यूएसए, और वहां पर वो शिप जो है कैप्साइज हो गया, डूब गया। जब पता लग गया, मुतमईन हो गई वो इस बात के लिए कि उनके पति देव अब नहीं रहे, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। और जब शादी कर ली, भाई साहब आ गए, 6 महीने बाद ही आ गए, जरा दिन भी सुकून से न रहने दिया, वापस आ गए। बोला अरे बाप रे, दूसरी शादी। वाइफ के ऊपर बाइगेमी का मुकदमा कर दिया, ठीक है। ये केस था, और इसमें जज थे जस्टिस विल्स। कौन थे? वाइफ की फेवर में किया था। जज कौन थे? जस्टिस विल्स। अक्सर पूछा जाता है, इधर देखो जल्दी ध्यान से देखो, आर वर्सेस प्रिंस, सारे केस लिखते जाओ, सारे के सारे केसेस लिखते जाओ, मैं सिर्फ लीडिंग केस बता रहा हूं, ठीक है ना। आर वर्सेस प्रिंस केस भी इधर देखो, मैंने क्या बताया? प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, नथिंग, समटाइम्स ऑफेंस इज कॉन्स्टिट्यूटेड इवन विदाउट गिल्टी
माइंड। मतलब सर जी, मतलब कि गिल्टी माइंड की जरूरत नहीं है, तुम्हारा एक्ट ही तुम्हें ऑफेंडर बना देगा। जैसे आर वर्सेस प्रिंस में, प्रिंस सिर्फ लड़की को इलोप कर लेता, बेसिकली किडनैप करता है ना, तब प्रिंस, ये केस मिस्टेक ऑफ फैक्ट का भी है। किसका? मिस्टेक ऑफ फैक्ट का। और सबसे मेन लीडिंग केस है मेंस रिया का, और मेंस रिया में भी किसका है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, इसके एक्सेप्शन का। एक लड़की को किडनैप कर लेके चला जाता है और बोलता है कि लड़की मुझे लगी 18 साल की, एक्चुअल में थी वो 13 ईयर की, लॉ कहता था होनी चाहिए थी वो 16 ईयर की। ठीक है, पक्का? बस सुनते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है? कोई इंटरटेनमेंट मत खोजना, तेज चलेंगे हम, हमें सिलेबस कवर करना है ना, पूरी आईपीसी बतानी है एक तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और एक केस लिखो, इंडो चाइना स्टीम नेविगेशन। इंडो चाइना स्टीम नेविगेशन, इंडो चाइना स्टीम नेविगेशन वर्सेस जसजीत सिंह। इसको भी नोट करो, वर्सेस जसजीत सिंह। ये केस भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का है, अक्सर पूछेगा तुमसे जब पेपर, प्रिपेयर रहो बस। इंडो चाइना स्टीम नेविगेशन वर्सेस जसजीत सिंह। सारे केस अपनी कॉपी लेके बैठो, नोट करते जाओ। इधर आओ, ये सारे केस किसके हैं? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के। अगला केस लिखो, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज, सुपर इंपॉर्टेंट केस है ये। इसमें से क्वेश्चन पता है क्या बनता है? इधर देखो, मेरी तरफ देखो, इसमें से सुपर इंपॉर्टेंट केस है। इसमें 3 जज थे, मेरी तरफ फोकस हो जाओ, जस्टिस सुब्बा राव, जस्टिस अयंगर और जस्टिस राजगोपाला। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात में क्या कह रहा हूं। 1000 बार तुमसे उसने यही पूछा, इस केस में एम एच जॉर्ज को स्मगलिंग का दोषी पाया गया, और पता एग्जाम में क्या पूछता है? 3 जज थे, अयंगर, राजगोपाला और सुब्बा राव। सुब्बा राव साहब ऑफ द ग्रेट प्रोटेक्टर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया। नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी केस में भी जज कौन थे? सुब्बा राव। इन्होंने, सुब्बा राव ने माइनॉरिटी जजमेंट दिया, यानी एम एच जॉर्ज को एक्विट किया। तो 1000 बार पेपर में यही पूछता है, हु डिलीवर्ड माइनॉरिटी जजमेंट इन दी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज? नाम है सुब्बा राव। जब ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, तो बच्चे तो आजकल के बड़े तेज हैं, उन्होंने प्रीवियस लगाया, याद कर लिया, प्रीवियस ईयर लगाया, याद कर लिया कि जस्टिस सुब्बा राव डिलीवर दी माइनॉरिटी जजमेंट इन दी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज, विच इज वेरी लीडिंग केस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया। मेंस रिया के एक्सेप्शन का स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब जज साहब फिर, अब एग्जामिनर फिर खेल गया, अगली बार पूछा, हु डिलीवर्ड माइनॉरिटी जजमेंट? जजमेंट माइनॉरिटी, अरे ये तो उल्टा पूछ दिया, मेजॉरिटी जजमेंट। अगली बार क्या पूछा? हु डिलीवर्ड द मेजॉरिटी जजमेंट इन दी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज? तो अयंगर और आपके राज गोपाला, दोनों आदमी ने मेजॉरिटी जजमेंट दिया। ठीक है, याद रहेगा पक्का? तो सुब्बा राव ने क्या दिया? माइनॉरिटी ओपिनियन, इसको याद कर लेना। ठीक है, फिल्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं हम। इधर चलो, अगली बात जो हमारी निकल कर आई सामने वो ये थी कि एक केस और है, कौन सा? नाथूलाल। इसको भी नोट करो, नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। केस का नाम है नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। प्यारे बच्चों, इसमें भी जज कौन था? सुब्बा राव। ठीक है, इतने केसेस हमें मेंस रिया में देखना है। ठीक है, ठीक है, पक्का? आओ मेरी तरफ, ये क्लियर? ये था, इधर देखो, ये जो हम पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों, पढ़ रहे थे, ये जो हम पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों, पढ़ रहे थे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? देयर इज 4 एसेंशियल एलिमेंट। कौन कौन से? मेंस रिया नहीं भाई, ह्यूमन बीइंग के अंदर मेंस रिया।
ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्टस रियस और इंजरी। और मेंस रिया के जितने केसेस बताए वो सब याद कर लेना, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, पक्का है ना। आगे आ जाओ। जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ पूछता हूँ कि तुम बताओ स्टेजेस ऑफ क्राइम, तो मैं पूछता हूँ स्टेजेस ऑफ क्राइम और बच्चे बताते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। ठीक है, ऐसा क्यों? दोनों तो अलग अलग हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ये एलिमेंट तो पूछ लिया, अब पूछ रहा है स्टेजेस ऑफ क्राइम। इधर देखो समझने के लिए, कभी ना भूलने के लिए, एलिमेंट्स इधर देखो। ऑफेंस करने के लिए क्या क्या चाहिए? स्टेज, यानी कितनी स्टेजेस में ऑफेंस होता है, तो अपने जहन में बिठा लो। अभी देखो मेरी तरफ, जो स्टेजेस तुम्हारे जज बनने के हैं वही स्टेजेस तुम्हारे क्राइम के हैं। सर कैसी बात कर रहे हैं सर, कैसी बात कर रहे हैं सर? जज बनना कौन सा क्राइम है सर? और जो स्टेजेस जज बनने के हैं वही स्टेजेस क्राइम के? मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा देयर इज 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम। और कभी ना भूलने के लिए याद करो अपना घर और अपने घर की 4 सीढ़ियां, और क्राइम तक पहुंचना है तो 4th सीढ़ी पे, लैडर पे, स्टेयर पे क्या है? क्राइम। तो हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर? 4। बच्चे बस इसी वजह से कंफ्यूज होते हैं, जब भी पूछता हूं उनसे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम वो बताते हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम। व्हाई सो? बिकॉज देयर इज अ 4 एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम, ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्टस रियस और इंजरी। और दूसरा देयर इज अ 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम। कौन कौन सा? इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और एग्जीक्यूशन ऑफ क्राइम। कितने कितने स्टेजेस हैं? 4 है। इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और एग्जीक्यूशन ऑफ क्राइम। रुको, आप सर अभी कुछ कह रहे थे कि हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर? मैंने कहा 4 स्टेजेस आर देयर। अच्छा सर, आपको दूसरी बात बोले थे। मैंने कहा मैंने याद कराने के लिए तुम्हें ये बोला था, कभी ना भूलने के लिए, कि जो स्टेजेस तुम्हारे जज बनने के हैं वही स्टेजेस तुम्हारे क्राइम के हैं। सबसे पहला स्टेज इंटेंशन। इधर देखो, जब तुम एलएलबी कर रहे थे तो तुमसे पूछा क्या करोगे, तो तुमने कहा जज बनेंगे। तो सबसे पहले तुम्हारे मन में क्या आया? इंटेंशन, जज बनने के लिए। वैसे ही क्राइम करने के लिए सबसे पहले क्या आया? इंटेंशन। अब तुमने, पापा थे उन्होंने पूछा था, तो समझदार थे, वो पूछा कि बस ऐसे जज बन जाओगे घूमते घूमते, क्या करना पड़ेगा? तुमने जवाब दिया पापा प्रिपरेशन। तो जो स्टेज आपके जज बनने का वही आपका प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन हो गई पूरी, यूपी का फॉर्म आने वाला था लेकिन आ गया चुनाव, लेकिन फॉर्म तो आएगा। तो आ गया एग्जाम, आ गया यूपी का। आपने क्या लिया? जब तैयारी पूरी हो गई अब क्या किया आपने? ले लिया अटेम्प्ट। और जब अटेम्प्ट ले लिया फिर आया रिजल्ट, क्या हुआ? जज बन लिए, एग्जीक्यूशन हो गया। बेसिकली 4th स्टेज इज एग्जीक्यूशन ऑफ क्राइम, यानी कि ऑफेंस हो गया। तो हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर? 4th, 1 2 3 4। लेकिन या तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा या तो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, उसको देखते हैं। क्या क्वेश्चन पूछेगा सर? क्या क्वेश्चन पूछेगा सर? क्वेश्चन तुमसे ये पूछेगा, इधर देखो, अभी मैंने तुमसे पूछा था तुम मन में क्या सोचते हो, किसी को पता लगता है? नो सर। सोचते तो तुम क्या क्या हो तुम ही जानते हो, है ना। फिलहाल क्या सोच रहे हैं? मेरी तरफ देखो, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर? 4 स्टेजेस। कितनी सीढ़ी है? घर देखो अपना, 4 लैडर है, 1 2 3 4। पहली स्टेज क्या है? इंटेंशन। What is in your mind anyone in this universe can determine? No one can determine, है ना। तो पहली स्टेज तो पनिशेबल होगी नहीं। तुम मेरे कुछ भी सोचो, सोच लो जो भी, जितना बुरा सोच सकते हो, वो पनिशेबल नहीं है। फिर पनिशमेंट कब देना शुरू करेंगे? अब आगे आओ प्रिपरेशन। धीरे से तुम कलर, हेयर कलर लेके आए विच इज टॉक्सिक, है ना। कोई पी लेता है तो चला जाता है, होता है ना, यही होता है। तुम्हें मुझे मारना था, तुम क्या लेकर आए? हेयर कलर। तुम्हारे पास पॉकेट में, कोई पता लगा सकता है? नहीं। तुमने एक कटोरी में डाला उसको और उसको घुमाया, हिलाया, और बजाय मुझे देने के अपने बाल कलर कर लिए। कर लिए कि नहीं कर लिए? एक्चुअली इससे पहले तुम क्या कर रहे थे? प्रिपरेशन। तुम गए घर, बंदूक लेके आए, मेरे सामने खड़े हो गए, धीरे से उसको खोला, साफ किया, फिर जाके अंदर रख दी।
क्या किया था तुमने इसके पहले? प्रिपरेशन। तो मेरी तरफ देखो, दो क्वेश्चन बनेंगे। प्रिपरेशन भी कभी पनिशेबल नहीं, इंटेंशन भी कभी पनिशेबल नहीं। तीसरा क्वेश्चन बनेगा, प्रिपरेशन फॉर मर्डर इज पनिशेबल और नॉट? तुम कहोगे मर्डर की प्रिपरेशन, यस सर, नो सर। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? कतई पनिशेबल वो नहीं है। तो फिर है क्या? क्वेश्चन क्या पूछेगा? एक्सेप्शन में प्यारे बच्चे प्रिपरेशन जनरली पनिशेबल नहीं है, बट बहुत से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसके लिए प्रिपरेशन पनिशेबल है। जैसे इधर देखो, सेक्शन 122 ऑफ द आईपीसी, जैसे सेक्शन 233 टू 235, जैसे 399, बस ये सेक्शन पूछेगा तुमसे एग्जाम में। जैसे 255, 257, इसको तो 100% याद रखना, इसको और याद रखना। तुम्हें चार ऑप्शन दे देगा। प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल इन विच ऑफेंस, तब भी तुम्हें याद रखना है। और पूछ देगा प्रिपरेशन इज पनिशेबल इन विच ऑफेंस, तो भी याद रखना है। तो इधर देखो, 122, 399, 233, 234, 235, 255, 257, ये सारे के सारे ऑफेंसेस जो हैं प्यारे बच्चे पनिशेबल है। बेसिकली 299 प्रिपरेशन फॉर डकैती है। सारे के सारे, जैसे ये है, ये आपका एक तरीके से प्रॉपर्टी की डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड, काउंटरफेटिंग क्वाइन से रिलेटेड, सिक्कों को कूट, कहां पे 255 है बच्चे। ये सारे सेक्शंस की नंबरिंग तुम्हें याद रखनी है अपनी, ठीक है। 474। तो मेरी तरफ देखो, 1 मिनट के लिए पूरा फोकस करो। इधर देखो मेरी तरफ, देयर इज अ 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम: इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और एग्जीक्यूशन ऑफ क्राइम। देयर इज अ 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम: इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और एग्जीक्यूशन ऑफ क्राइम, ठीक है। 126 भी इसी में डाल लो। प्रिपरेशन इज of intention is never punishable. Preparation is also not punishable, but some exceptional cases preparation is punishable. वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। लेकिन जैसे ही तुम अटेम्प्ट करोगे पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी, एग्जीक्यूशन करोगे पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी, ठीक है, पक्का? बोलो। अब वापस आओ, अब बात करते हैं अटेम्प्ट की। किसकी बात करते हैं? अटेम्प्ट की। अटेम्प्ट के प्रिंसिपल और अटेम्प्ट के केस बहुत पूछता है, ठीक है। अटेम्प्ट के प्रिंसिपल और अटेम्प्ट के केस बहुत पूछता है। एक तो सबसे जरूरी केस अटेम्प्ट का अक्सर पूछता है, अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें अटेम्प्ट की डेफिनेशन बताई गई। पहला केस क्या है? अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, अटेम्प्ट का पहला केस। अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, फर्स्ट केस ऑफ दी अटेम्प्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस रघुवर दयाल, अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जज थे जस्टिस रघुवर दयाल, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ अटेम्प्ट दी गई इसमें। अभयानंद मिश्रा, अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। इसमें क्या दिया गया? डेफिनेशन ऑफ अटेम्प्ट। दूसरा, ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इस केस को भी लिख लो। किसका केस है ये? अटेम्प्ट का। इस केस में प्यारे, इसमें ना फर्जी डॉक्यूमेंट बनाता है, इसमें ना अपनी बीवी को भूखा रखता है। एक क्या करता है? बिल्कुल इल ट्रीट करता है, उसको खाना ही नहीं देता है। इतना खाना नहीं देता है, कमरे में बंद कर देता है। उसकी कोशिश ये होती है इसको खाना मत दो, इतना खाना मत दो, ये कम पहले तो खाना नहीं दोगे तो एक दिन में तो डेथ करेगी नहीं, धीरे 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 पहले कमजोर होगी और देते रहो, फिर सूख के खत्म हो जाएगी। कह दो ना बहुत बीमार थी पूरी कुछ दिनों से, ठीक है ना। तो कोर्ट ने इसको अटेम्प्ट माना। ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दिस इज ऑल्सो किसमें? जस्टिस एक तरीके से रघुवर दयाल, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, समझे कि नहीं समझे? आगे चलो, इधर देखो, अगला केस है सुधीर कुमार मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। कौन सा केस है? सुधीर कुमार मुखर्जी कितने बजे तक क्लास है मेरी?
अच्छा, सुधीर कुमार मुखर्जी वर्सेस सुधीर मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सुधीर कुमार मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, आगे चलो। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब। अटेम्प्ट के नीचे सारे केस लिखते जाओ। इसमें तो ये तुम्हें एक टाइम और काम आएंगे। तुम्हें याद रहेगा ना, अटेम्प्ट को लिखना है तो अटेम्प्ट के 4 केस सर जी ने एक जगह लिखाए थे, ये तुम्हें देने ही देने हैं। सुधीर कुमार मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस याकूब। ठीक है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब। अगला केस लिखो। इससे पता है कम और होगा। मित्र देखो, ऊपर तुमने क्या हेडिंग डाली, अटेम्प्ट, और नीचे भी 5 केस तो मैंने बता दिए। तो जब भी मेंस में क्वेश्चन आएगा अटेम्प्ट का, आपको एक बात ध्यान में रखनी, सर जी ने ये 5 केस बताए थे। आई हैव टू रिमेंबर ऑल द 5 केसेस एंड राइट डाउन इन दी योर मेंस आंसर सीट। तो एक एक्यूमुलेशन ऑफ द केसेस हो रहा है ना वन प्लेस पे, नहीं समझे? अंदर क्या कंटेंट, दैट इज योर हेडेक। पढ़ा पढ़ा के मैं थक गया हूं एक्चुअली, है ना? तो बेसिकली ये तो याद रहे कि ये कंटेंट था। अगला केस लिखो, मिल्कियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। मिल्कियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। मिल्कियत, मलकियत, मिल्कियत मलकियत देखिए, मलकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इधर देखो मेरी तरफ, पेपर में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है। इधर देखो मेरी तरफ, क्वेश्चन क्या आता है वो सुनो। इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट, क्या क्वेश्चन आता है? इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट इज रिलेटेड टू, क्या क्वेश्चन आता है? यार ऐसा तो नहीं है कि पूछे बीएनएस पढ़वा डाल रहे हो सब आईपीसी है? आईपीसी बोला है, ये पढ़ोगे फिर। बिल्कुल रहेंगे। अभी मैंने तुम्हें आर वर्सेस प्रिंस केस बताया, कहाँ का केस था ये? फॉरेन केस था, बेसिकली इंडिया का था क्या, लेकिन हमने उसको सर्कमस्टेंसेस में अप्लाई कर दिया। आर वर्सेस टॉल्सन बताया, बाहर का केस था। फाउलर वर्सेस पैजेट बताया, मेंस रिया का केस था, है ना? तो ये सारे केस कहाँ थे? बाहर के। बेसिकली प्यारे बच्चे, केसेस हमेशा उस टॉपिक के होते हैं, ना कि सेक्शन के। अगर उस मसले पर कोई लीडिंग प्रोपोजिशन निकल कर आई है किसी केस में, वो तो हमारा केस हो गया। बस इतनी सी बात है ना? चलो आगे। इधर देखो क्वेश्चन क्या आता है प्रीलिम्स में, इधर देखो मेरी तरफ। इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट इज रिलेटेड टू, बस 1 2 3 4। इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट इज रिलेटेड टू अटेम्प्ट। लिख लो ये लाइन। सर इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट, इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा इधर देखो, मेरी ना गोदरेज की लॉकर है बहुत मजबूत, तुम्हारी औकात नहीं कि उसको तोड़ पाओ। तुम मेरे घर आए, मेरी गोदरेज की लॉकर को लेके बाहर गए और उसमें लगे हो डंडे से ना तोड़ने, उसको डंडे से मेरी गोदरेज की लॉकर तोड़ पाओगे? तभी मैं आ गया, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम्हें अटेम्प्ट टू थेफ्ट के लिए पनिश किया गया। अब कहो सर जी लॉकर देखो, गोदरेज का लॉकर, लकड़ी का डंडा था मेरे पास, टूटता? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। तब भी तुम पनिश किए जाओगे, नॉट फॉर द गिल्टी एक्ट बट फॉर द गिल्टी माइंड। ठीक है? तो भले डिस्पाइट दैट इज इम्पॉसिबल, तब भी अटेम्प्ट के लिए तुम दोषी रहे। इसीलिए इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट इज रिलेटेड टू दी अटेम्प्ट। प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन आएगा। और केस याद करो, असगरली प्रधानिया वर्सेस एम्परर। असगरली प्रधानिया बहुत लीडिंग केस है। मैं बार बार भावनाओं में बह जाता हूं, किसको बताऊं इस केस में क्या हुआ, लेकिन फिर मैं कहता हूं जरूरत है। असगरली प्रधानिया वर्सेस एम्परर। इसके बाद, इस केस के बाद हमने ना अपने रूल्स को चेंज किए। असगरली प्रधानिया के केस में तो प्यारे बच्चे इधर देखो, ही वॉज नॉट हेल्ड लाइबल, ठीक है ना, असगरली प्रधानिया, बट इट इज रिलेटेड टू द इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट। ठीक है?
ठीक है, इधर देखो, इधर आओ मेरी तरफ। अगला क्वेश्चन, जब पेपर बहुत अच्छा बनाएगा तब ये क्वेश्चन आएगा। मेरी तरफ देखो, जैसे अभी तुमने पढ़ा इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट इज रिलेटेड टू, तुमने क्या जवाब दिया? अटेम्प्ट। अब अगला क्वेश्चन सुनो, जॉब टेस्ट इज कनेक्टेड विथ, तो जैसे इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट है प्यारे बच्चे, ऐसे ही जॉब टेस्ट है। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, जॉब टेस्ट किससे रिलेटेड है? वो भी अटेम्प्ट से रिलेटेड है। सर जी जॉब टेस्ट समझ में नहीं आया। इधर देखो, जॉब टेस्ट तुम्हें समझ में नहीं आया, अच्छा अभी समझाता हूं। तुम्हारे घर के बाहर एक एटीएम था, तुम वहां एटीएम में पहुंचे, तुमने कहा एटीएम ले चलो यहां से, तुमने एटीएम ले गए, एटीएम का सिस्टम कुछ डिजिटल था, खुल ही नहीं सकता था, तुम रात भर लगे रहे उसमें, एटीएम खोल ही नहीं पाए, सुबह सर पकड़े बैठे थे, इतनी मेहनत करी एटीएम भी नहीं खुला, पुलिस आई तुम्हें पकड़ ली, तुमने कहा ना एटीएम खुला ना कुछ किया ना पैसे निकले, तब भी मुझे लेके जा रहे हो। तो अप्लाई क्या किया हमने? जॉब टेस्ट। बाबू तुम अपनी जॉब तो कर रहे थे, तोड़ने वाला काम तो कर ही रहे थे, कर रहे थे ना, इसलिए जॉब टेस्ट इज रिलेटेड टू दी अटेम्प्ट। जब पेपर बहुत डीप होता है तब ये क्वेश्चन आता है, वन लाइन में लिख दो अपने बैरक में, कहीं और मत लिखो, जॉब टेस्ट। एग्जाम्पल दिया ना अभी, यू आर ट्राइंग टू ब्रेक द स्टील सेफ विच इज नेक्स्ट टू द इम्पॉसिबल, impossible, this is very much connected to the impossibility test, it is similar to the impossibility test but it is related to the attempt। तो पहला impossibility test, दूसरा job test। भूलोगे? पक्का भूलोगे? ऐसा हो नहीं सकता कि तुम भूलो ना, ठीक है। अच्छा अगला केस लिख लो, इधर देखो, वापस आओ, ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आते हैं बेयर एक्ट पे। कहां आते हैं? कहां आते हैं? अब हम बेयर एक्ट में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। मैं दो काम करूंगा, जो बताने लायक है वो बात बताऊंगा, जो केसेस बताने लायक है वो बताऊंगा, साथ ही साथ प्यारे बच्चे मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट सेक्शन भी मार्क कराऊंगा, ठीक है। अब हम कहां जा रहे हैं? ओपन योर बेयर एक्ट, ठीक है। अब बेयर एक्ट खोलो अपना। हाँ। लेकिन रुको पहले जरा, बेयर एक्ट में आने के पहले ना मेरा कुछ काम कराता हूं प्रीलिम्स ओरिएंटेड, ठीक है। मेरी तरफ देखो, बेयर एक्ट पर आने के पहले मैं तुम्हें सारे के सारे क्रिमिनल लॉ के प्रिंसिपल एक साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ऑल द प्रिंसिपल, ऑल द डॉक्ट्रिन विच इज रिलेटेड टू द क्रिमिनल लॉ, जो एग्जाम में पूछी जाएंगी, पहले उनको डिस्कस करेंगे, सारी डॉक्ट्रिन को। जैसे अमेंडमेंट बता दिए सारे के सारे, ऐसे सारी डॉक्ट्रिन डिस्कस करेंगे, सारे प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, मैक्सिम डिस्कस करेंगे, और फिर बेयर एक्ट के प्रोविजंस में आएंगे। एक डॉक्ट्रिन है प्रो रियो, वापस आओ नंबर 1 से शुरू करो, 1000 बार आपके एग्जाम में टकराएगी। पहली डॉक्ट्रिन, नाउ व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली, वी आर डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट मैक्सिम एंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉज। तो पहली डॉक्ट्रिन क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रो रियो। रट डालना आज यहीं पे, रिया है, रिया तो नहीं, रियो हो नो, प्रो रियो। मेरे मेरे वर्ड्स पे ध्यान दिया करो, राइटिंग पे नहीं। हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें अब सारे मैं क्या बताने जा रहा हूं, सारे की सारी मैक्सिम विच इज रिलेटेड टू दी आईपीसी एक जगह तुम्हारी तैयार होने जा रही। नंबर 1 इधर देखो, मेरी तरफ देखो, पहली मैक्सिम मैंने क्या बताई, तुम सब भी बड़े ध्यान से देखो, ठीक है। पहली मैक्सिम मैंने क्या बताई बच्चे? अभी छोड़ो, अभी क्या बताया मैंने? मैं अभी याद आ गया, बच्चे बोला था मैंने, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो मैं इवनिंग बैच लेता था बेसिकली, क्योंकि दिन में तुम्हारी क्लास लेता था मॉर्निंग में, इवनिंग का टाइम मैंने वहां के लिए रखा हुआ था, LC1 में इवनिंग ही रहता है। तो इवनिंग बैच में ना सारे बुजुर्ग लोग आते थे पढ़ने, जो जिंदगी से ना दबाव और तंग थे और चाहते थे कि लॉ सीखा जाए, क्योंकि लॉ ने उन्हें बड़ा परेशान किया। जैसे आप डॉक्टर हो तो किसी ने मुकदमा कर दिया तो तुमने कहा कि अब लॉ सीख लेंगे, फिर सबसे लड़ेंगे, तो ज्यादातर ब्यूरोक्रेट सारे बुजुर्ग लोग ना इवनिंग बैच में आते थे। तो मेरी आदत थी, जैसे मैं आया तो किसी ने बोला कि प्यारे बच्चे, ये बोलने की, तो मैंने बोला प्यारे बच्चों, फिर मैंने देखा अंकल, तो मेरा तो मन करता था बोल दूं अंकल आपको समझ में आया है ना, लेकिन है ना, नहीं तो वो हैबिट बन गई ना, बच्चे तो बच्चे ही हैं सब। तो वो जो बुजुर्ग लोग थे वो इतना रेस्पेक्ट देते थे, और लिटरली गुरु की गरिमा जो वर्ड होता है ना, टीचर को ना वो समझते थे, वो सीखने आए थे मेरे से,
और कई बार होता था कि लेक्चर लेने का मन नहीं है, ऐसा है, धीरे से मैसेज डाल दिया है अनएबल टू टेक क्लास, ये वो। तो ऐसी सिचुएशन में वो लड़ जाते थे, क्लास मैं तो यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, और सब जैसे तुम लोग इकट्ठे हो गए सारे बच्चे कि काम करते हैं, आज मन नहीं है, बंक करते हैं, सर को मैसेज कर दो, सर जी बड़े कूल है, मान जाएंगे। वो भी धक्के मुंह फुलाए घूम रहे हैं, भाई मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, मैंने पढ़ने के लिए एडमिशन लिया है एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ, है ना, मैंने पढ़ने के लिए, ये क्यों, कुछ नहीं। तो वो मैं बात बता रहा हूँ बहुत ज्यादा सीरियस, जिनको कोई एग्जाम नहीं देना, जैसे मेरी क्लास में भी होते थे, तो मैं देखता था चाचा यार मान जाओ, क्योंकि वो ना इतना क्वेश्चन करते थे तो घूरते थे सब उनको, चाचा प्लीज, मजाक में, जब एलएलबी में होते थे। तो चूंकि उस समय इवनिंग बैच भी होता था, नाइट शिफ्ट, तो दिन में जैसे जॉब जो कर रहे हैं और वो 7-8-9 PM तक अपनी क्लास ले रहे हैं, तो जो एक बार यूनिवर्सिटी आ जाता है ना, तो कई बार वो आने के लिए आता है। अब अचानक 50 के हो गया है कोई, अचानक कॉलेज मिले, कॉलेज के में दोस्त भी मिले, कॉलेज का माहौल मिले, तो कोई क्यों नहीं आएगा, है ना। तो ये बात थी। खैर तुम्हारा ध्यान इधर उधर करना था मुझे, इसलिए मैंने ये सब सुनाया। अब वापस आ जाओ प्यारे बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग दी ऑल द प्रिंसिपल और मैक्सिम्स ऑफ द क्रिमिनल लॉ। पहली मैक्सिम मैंने बोर्ड पे लिखी जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रो रियो। मेरी तरफ देखो सब। सर इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा इधर देखो, तुमने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो सर इस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की जरूरत कब पड़ती है? जब स्टैट्यूट की लैंग्वेज क्लियर नहीं होती। व्हेन देयर इज एम्बिग्यूटी इन द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट देन वी नीड द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट स्टैट्यूट। लेकिन क्रिमिनल लॉ की लैंग्वेज अगर गड़बड़ होगी तो सर कितना बुरा होगा कि क्रिमिनल लॉ की ही लैंग्वेज क्लियर नहीं है तो जो मर्जी वो इंटरप्रेट करोगे, किसी को भी जेल में डालोगे, बाहर निकालोगे। तो इधर देखो पहली मैक्सिम है प्रो रियो। ये क्या कहती है? इधर देखो प्रो रियो, PROREO, प्रो रिया। रिया का क्या काम? प्रो रियो, है ना। तो प्रो रियो, तो प्रो रियो ये कहती है, इधर देखो मेरी तरफ देखो, जब भी पेनल लॉ अप्लाई होगा, एक लाइन में समझ में आएगा तुम्हें, और उसके दो इंटरप्रिटेशन निकल रहे हो। कितने निकल रहे हो? दो। एक क्रिमिनल लॉ है, इसके दो इंटरप्रिटेशन निकल रहे हैं प्यारे बच्चे। वन इज लीनियंट टू द ऑफेंडर और वन सेकंड इज स्ट्रिक्ट टू द ऑफेंडर। ऑलवेज अप्लाई दैट इंटरप्रिटेशन विच इज लीनियंट टू द ऑफेंडर। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? बस यही है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रो रियो। क्या बोला मैंने? हाँ हाँ, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, यही है प्रो रियो, याद रहेगा। व्हेन देयर इज नीड ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्रिमिनल लॉ, दो मतलब निकल रहे हैं, एक अगेंस्ट द ऑफेंडर और एक फेवरिंग द ऑफेंडर। वी विल एक्सेप्ट दैट इंटरप्रिटेशन विच इज फेवरेबल टू द ऑफेंडर। बात खत्म। बस यही है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रो रियो। बोलोगे? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। एक मैक्सिम तैयार, सेकंड पे आओ। अगली मैक्सिम बड़ी इंपॉर्टेंट है, इधर देखो। नल्लम क्राइमेन सिने लेगे, ये ठीक है, नल्लम क्राइमेन सिने लेगे। और दूसरी है प्यारे बच्चों नल्ला, इसी के साथ जुड़ी हुई है, नल्ला पोएना सिने लेगे। इसको याद कर लो, 1000 बार पूछा जाता है। दोनों जो मैं बता रहा हूं समझो सब एग्जाम ओरिएंटेड है, कोई बात मैं फर्जी बताऊंगा नहीं जब मेरे पास इतना कम समय है। नल्लम क्राइमेन सिनलेगे, नल्ला पोएना सिनालेगे। क्या बताया मैंने? मेरे साथ साथ बोलो, नल्लम क्राइमेन सिनेलेगे, नल्ला पोएना सिनेलेगे। ठीक है सर, याद हो गई। अब इसका अर्थ बताओ सर। मैंने कहा मेरी तरफ देखो, पहला तो इसको एक बात से ऐसे याद, नल्लम क्राइमेन सिनेलेगे, नल्ला पोएना सिनेलेगे। ठीक है, अब चार बातें चारों याद रखनी है तुम्हें। मेरी तरफ देखो, ये कह रहा है एक लाइन में, पहले तो ये याद रखो, नो लॉ नो पनिशमेंट। क्या बोला मैंने? एक बात, इधर देखो, कुछ बेसिक बातें हैं क्रिमिनल लॉ की जो हमेशा फॉलो करनी होंगी। क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं ना? नंबर 1, कभी भी क्रिमिनल लॉ को तुमने बैकडोर से जाके रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करते देखा है? नहीं देखा। तो पहला रूल देखो, नो
रेट्रोएक्टिविटी ऑफ द पेनल लॉस, पहला रूल। इसका 4 अर्थ निकालेंगे हम। नंबर 1, नो रेट्रोएक्टिविटी ऑफ द पेनल लॉस, फर्स्ट रूल। ठीक है, इसी के साथ साथ लिखना शुरू करो, नो रेट्रोएक्टिविटी ऑफ द पेनल लॉस। नंबर 2, इधर देखो, इधर देखो, पेनल लॉ के इंटरप्रिटेशन को बड़ा ठीक से करने की जरूरत होती है। जरा इधर उधर करोगे सब बात बिगड़ जाए, क्योंकि किसी के लाइफ का मसला है ना, पेक्यूनरी राइट नहीं, ऐसे इकोनॉमिक मसले नहीं, सीधे राइट को डील करता है आपका पेनल लॉ, इसलिए बहुत जरूरी इसको ठीक से समझना। पहली बात समझ। दूसरा सुनो इधर, ऑलवेज पेनल लॉज मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूड स्ट्रिक्टली, जो अर्थ दिया है वही अर्थ लेना है, दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, मैंने बोला मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूड स्ट्रिक्टली। ठीक है, पेनल लॉ मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूट स्ट्रिक्टली। 2 हो गए। मेरी तरफ देखो, क्रिमिनल लॉ रोज रोज चेंज नहीं करोगे, आज थोड़ा सा बदलो, कल ज्यादा बदलो, फिर पुराना ले आओ, आज कुछ करो परसों कुछ करो ना। देयर शुड बी सर्टेनिटी इन द लेजिस्लेशन। तीसरी बात, सर्टेनिटी इन द लेजिस्लेशन, देयर शुड बी सर्टेनिटी इन द लेजिस्लेशन। तीसरी बात, देयर शुड बी सर्टेनिटी इन द लेजिस्लेशन। और चौथी बात पे आओ, मेरी तरफ देखो, क्रिमिनल लॉ बहुत लाइफ एंड लिबर्टी का मसला है सबकी। यहां पे ना मेरे एक सामने लाइट लगनी चाहिए, एक तो मैं काला हूं, थोड़ा सा डस्की कलर है मेरा, ऊपर पे जब मैं इधर आता हूं तो ना शैडो एरिया में आ जाता हूं, तो ऐसा लगता है कि मेरी तरफ देखो। चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिमिनल लॉ किसी की लाइफ एंड लिबर्टी को डील करती है ना, तो प्यारे बच्चों हमेशा देखो कि क्रिमिनल लॉ तक की सबकी एसेसिबिलिटी रहे। ऐसा ना हो कि ऐसे लॉ बना के चुपचाप एक बक्से में रख दिया, पता ही नहीं है, और जाके तुम्हें पकड़ लिया। पहली कोशिश इसीलिए जब भी कोई लॉ बनता है उसका पब्लिकेशन होता है। तो फोर्थ बात क्या है, एसेसिबिलिटी ऑफ द पेनल ऑफ द लॉज। चौथी बात ये है, एसेसिबिलिटी ऑफ द लॉ। लिख लिया? चलो, अब इतना धीरे धीरे नहीं, तेज से चलो यार, टाइम क्या हुआ है, 5 बज गया क्या? वो तो मुझे पता है, लेकिन पता नहीं लगा ना, 1 आवर एंड 30 मिनट्स बीत गए। सॉरी, पता नहीं चला ना, बस ऐसे फ्लो में रहो। अगली मैक्सिम में आओ। अभी बताई तुम्हें कौन सी, एक्टस नॉन फैसिट रियम निसीमेंसिट रिया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन विदाउट गिल्टी माइंड। लीडिंग केस सिराज वर्सेस रुडजन, जज साहब जस्टिस राइट। ठीक है, आगे चलो, इधर देखो, अगली मैक्सिम पढ़ो मेरे साथ। एक्टस मी इनवाइटो factus non est means, actus me invito, actus me invito, factus non est means। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, पहले लिख लो फिर मेरी तरफ देखो। actus me invito, factus non est means 1000 बार पेपर में टकराएगी, समझे कि नहीं समझे? मेरी तरफ देखो, 2 क्वेश्चन तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में यहां से मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? 2। पहला मैंने जो लिखा है ये मैक्सिम आईपीसी के किस सेक्शन से रिलेटेड है, वो है सेक्शन 94। कौन सा सेक्शन है? 94। तो मन करे 94 के आगे यही मैक्सिम लिख दो जाके। पहला मैंने क्या बोला, एक्टस मी इनवाइटो फैक्टर्स नॉन एस्ट मीन्स, जिसका मतलब क्या है वो भी सुनो। इधर देखो, तुम मेरे पास आए है? पिस्टल है ये? क्या चाहते हो? सर जी चलो ताला तोड़ो। मैं लगा हथौड़ी लगा तोड़ने, क्या कर रहा हूं मैं? इतना टेक्निकल क्यों हो जाते हो?
मैं ताला तोड़ रहा हूं, लेकिन किसकी इंटेंशन है ये? तुम्हारी। तो ये मैक्सिम कहती है एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज नॉट माय एक्ट। इतनी सी बात है, लिख लो फटाक से। एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज नॉट माय एक्ट। और ये किस पर बेस्ड है? सेक्शन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज नॉट माय एक्ट। मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। भले मैं लॉक ब्रेक कर रहा हूं, लेकिन मेरी इंटेंशन है क्या ना। फिर एक्ट डन बाय मी विदाउट अगेंस्ट माय विल इज नॉट माय एक्ट। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 94। ठीक है, आगे चलो। इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूसेट, ये तो सुनी होगी, फिर भी लिखो। इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूसेट, इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूसेट, इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेट। इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूसेट, इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेट। मतलब बताओ सर। मतलब इसका ये है कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूज्ड बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज्ड। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 76 ऑफ द आईपीसी। सेक्शन 76 ऑफ द आईपीसी, याद रहेगा? बोलो। अगली मैक्सिम देखो, क्वाड नेसेसिटास नॉन हैबिट लीगम। सर जी समझ में नहीं आया। मैंने कहा प्यारे बच्चे, क्वाड नेसेसिटास नॉन हैबिट लीगम। सर जी फिर से बोलना एक बार जरा। क्वाड नेसेसिटास नॉन हैबिट लीगम। सर जी ये क्या कह रही है? ये कह रही है प्यारे बच्चे, इमीडिएट नेसेसिटी डज नॉट नो दी लॉ। क्या बोल रही है? क्वाड नेसेसिटास नॉन हैबिट लीगम। सर जी क्या कह रही है ये कह रही है इमीडिएट नेसेसिटी डज नॉट नो दी लॉ। मतलब सेक्शन 81 आईपीसी। फटाक से लिखो इसको, बेयरक्ट में लिखो ये सब जो बातें बता रहा हूं मैं। क्वाड नेसेसिटास नॉन हैबिट लीगम। ठीक है, कौन? हाँ, किसमें? कौन सा वाला? टेस्ट बोलो फिर से। तो ये कहाँ का केस तुम बता रहे हो? उसने ऐसा बोला था, तो ये इसका केस तो था ही। बेसिकली मेंस रिया का भी केस था, इस मैक्सिम का भी था। हाँ हाँ, इसका भी था, इसका अकेले नहीं, इसका भी था। हाँ, वापस आओ इधर देखो मेरी तरफ। डॉली इन कैपेक्स किसका सेक्शन है? डॉली इन कैपेक्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इनकॉम्पिटेंट टू कमिट दी क्राइम। सेक्शन जल्दी बोलो, 82। ठीक है, 81 नेसेसिटी डॉली इन कैपेक्स। कौन कौन सा सेक्शन है इधर देखो? 82 और 83। अब मेरी तरफ देखना। सर जी दोनों सेक्शन? मैंने कहा दोनों सेक्शन कैसे सर? मैंने कहा मेरी तरफ देखो, सेक्शन 82 में बोल दिया कि कुछ भी हो जाए, 7 साल तक का बच्चा है तो कोई ऑफेंस ही नहीं है। लेकिन 83 में क्या बोला है? 7 to 12। लेकिन हम क्या देखेंगे? मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब मेरी तरफ देखो, इफ मेरी एज क्या है? 8 ईयर। इफ आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट, मतलब आई एम डॉली कैपेक्स। If I am unable to understand the nature and consequence of the act, I am Dolly in capex. तो
83 में दोनों है, डॉली कैपेक्स, डॉली इन कैपेक्स। याद रहेगा? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। चलो आगे आओ। What we are doing? We are basically discussing this section डॉली कैपेक्स। इन कैपेक्स तो हो गया, डॉली कैपेक्स। डॉली कैपेक्स किसका सेक्शन है? 84, डॉली कैपेक्स। सर जी इसका मतलब बताओ। कॉम्पिटेंट टू कमिट दी क्राइम, कैपेबल ऑफ कमिटिंग दी क्राइम। मतलब बताओ सर। मतलब इसका ये है प्यारे बच्चे, कैपेबल ऑफ कमिटिंग दी क्राइम। क्या बताया मैंने? कैपेबल ऑफ कमिटिंग दी क्राइम। इट मींस डॉली कैपेक्स सेक्शन, सेक्शन प्यारे बच्चे 83। दोनों बातें याद रखना, ठीक है? क्या चीज? किसमें? मेरी तरफ देखो। डॉली इन कैपेक्स का मतलब अनेबल टू कमिट द क्राइम। तो 82 कहां कमिट कर पा रहा है? डॉली इन कैपेक्स हो गया। और डॉली कैपेक्स माने कैपेबल टू कमिट दी क्राइम। अगर बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग है तो कर देगा, नहीं करेगा। और अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो डॉली इन कैपेक्स हो गया, पिछले में आ गया। दोनों पे आ जा गया ये सेक्शन, ठीक है? वापस आओ, क्या हुआ? डॉली इन कैपेक्स, पहले डॉली इन कैपेक्स का मतलब बताओ। बस तो अब क्लियर हो गया एकदम। 82 इनकॉम्पिटेंट है। दोनों लिखा मैंने, बताया तो यही तो समझा रहा था। 83 में क्या है? दोनों बातें। 7 to 12 ईयर है ना, लेकिन पनिश कब करेंगे? व्हेन ही इज एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट। तो जब वो अंडरस्टैंड कर रहा है डॉली कैपेक्स हो गया, और जब नहीं अंडरस्टैंड कर रहा है डॉली इन कैपेक्स हो गया। क्या समझे? इधर देखो, अगले सेक्शन पे आओ जल्दी। इधर देखो, मैक्सिम नॉन कॉम्पोस मेंटिस। कौन सा सेक्शन है ये? सेक्शन 84। जहां देखना मेंटिस, मेंटल 84। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। क्या होता है? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। क्या होता है? ठीक है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड्स। ये अगली मैक्सिम देखो, मेरी तरफ देखो, जल्दी देखो। हमेशा याद रखना जो मैं बताऊंगा। फुरियोसिस नल्ला वॉलंटास। क्या बोला मैंने? फुरियोसिस नल्ला वॉलंटास। इसका मतलब क्या है सर? ये किससे रिलेटेड है? दो क्वेश्चन, सेक्शन 84 से। और इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब प्यारे बच्चे ये है वॉलंटास, VOLUNTAS, फुरियोसिस नल्ला वॉलंटास। सर जी इसका मतलब भी तो बताओ। मैंने किधर देखो, फुरियोसिस नल्ला वॉलंटास का मतलब ए मैड मैन हैज नो विल। क्या बताया मैंने? ए मैड मैन हैज नो विल। विल कोई इच्छा नहीं होती उसकी। तुम्हारी तरफ देख रहा है, एक थप्पड़ मारेगा। फिर बोला तुम पढ़ाई नहीं करते हो? अरे मैं कर चुका, बूढ़ा हो गया हूं। पढ़ाई तो हमेशा होनी चाहिए, है ना? फिर एक मारेगा। तो कुल मिला कहने का मतलब ये है, फुरियोसिस नल्ला वॉलंटास का मतलब एक लाइन में याद रखो, ए मैड मैन हैज नो विल। अब मेरी तरफ देखो, जहां भी फुरियोसिस वर्ड देखना, कौन सा वर्ड? जहां भी फुरियोसिस से जुड़ी हुई कम से कम 10 मैक्सिम है, और वो सब तुम्हें मैं बताऊंगा नहीं। मेरी तरफ देखो, फुरियोसिस जहां दिखाई पड़े वर्ड, उसी समय मान लेना कि सेक्शन 84 से रिलेटेड है, बस। ठीक है? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है, अच्छा आगे चलो। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं इंसैनिटी की।
इंसैनिटी कितनी की? दो तरह की इंसैनिटी, एक लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी। हमने इंडिया में लीगल इंसैनिटी को जो है क्या किया है, हमने अप्रूव कर रखा है। एक मैक्सिम और लिखो, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स। डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स। डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स। डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स का मतलब प्यारे बच्चों, इधर देखो, लॉ डज नॉट कंसर्न विद दी ट्रिफल्स। लॉ छोटी बातों को कॉग्निजेंस में नहीं लेती। इसका मतलब लिखो क्या है, लॉ डज नॉट टेक इनटू अकाउंट दी ट्रिफल्स। मतलब लॉ छोटी बातों को कंसर्न में नहीं लेती है। इधर देखो, इसका एक केस, लॉ डज नॉट टेक इनटू द अकाउंट्स दी ट्रिफल्स। लॉ छोटी बातों को कॉग्निजेंस में नहीं लेती है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 90। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 95। अच्छा, सबसे जरूरी बात, एक केस लिखो, रूपन देओल बजाज, आरडी बजाज वर्सेस केपीएस गिल। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। आरडी बजाज इसी का है, 95 का और इस मैक्सिम का, बजाज वर्सेस केपीएस, आरडी बजाज वर्सेस केपीएस गिल। केपीएस गिल, इधर देखो, केस का नाम देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 बार पूछा जाएगा एग्जाम में। टेक इनटू अकाउंट आरडी बजाज वर्सेस केपीएस गिल। मैं क्या बोला? हाँ, 95 का केस है। इधर देखो, क्यों टिफल का केस है, मेरी बात समझो। केपीएस गिल ने बहुत हिट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द वाइफ ऑफ बेसिकली मिसेस बजाज, है ना। और जब इनके ऊपर मुकदमा चला तो केपीएस गिल साहब कहते हैं, साहब ये तो बहुत छोटी बात थी, तुम किसी पुरुष के कंधे पर हाथ रख दो, है ना, इस तरह का मजाक कर दो, चल जाएगा। कैन यू इमेजिन कि कोई किसी लेडी के साथ, गर्ल के साथ इस तरह का मिसबिहेव करे? हिटिंग द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी इज द ट्रिफल? नो, नॉट एट ऑल। तो कोर्ट ने कहा, इधर देखो, कोर्ट ने क्या कहा, बस वो इसको लिख लेना इसके नीचे, सेक्शन 95 डज नॉट अप्लाई in the case of offenses against the women। ठीक है, बिल्कुल अप्लाई नहीं होता है। कर लिया, चलो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है। ठीक है, पक्का? क्या समझे, बोलो। अच्छा, ये इनकोर्ट क्राइम क्या होता है? हैं? ये एक मैक्सिम और लिखो जल्दी, एक्ट्रस कॉन्ट्रा एक्टम, सुपर इंपॉर्टेंट है, जल्दी लिखो। मैं सारी मैक्सिम बता रहा हूं, और इधर सुनो, नॉट ओनली फॉर द राजस्थान बट ऑल द एग्जाम विच इज रिलेटेड टू द क्रिमिनल लॉ, इस हर जगह काम आने वाली है। मेरे पास इतना है बताने को, लेकिन क्रैश कोर्स है ना, तो कैप्सूल बना के थोड़ा देना, थोड़ा बहुत चीजें गिर जाएंगे इधर उधर, कहीं और किसी दिन और दिन कहीं और से, कभी कहीं से बटोरना है उनको। फिलहाल जितना मिल रहा है उतना पकड़ो। बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, इसको लिखो, अक्सर पूछी जाती है, एक्ट्रस कॉन्ट्रा एक्टम। एक्टर्स कॉन्ट्रा एक्टम। मैंने क्या बोला? एक्टर्स कॉन्ट्रा एक्टम। ये कॉन्स्पिरेसी की मैक्सिम है, सेक्शन 120 ए की। किसकी? 120। लिख लो बेयर एक्ट में, कहीं पर भी पॉलिम्स रुकना नहीं चाहिए किसी कीमत में। एक्टर्स कॉन्ट्रा एक्टम, इसका मतलब क्या हुआ? ए कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रेरी टू द लॉ। लिखो इसको, एक्टर्स कॉन्ट्रा एक्टम। मीनिंग तो बोल रहा हूं,
ए कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रेरी टू दी लॉ। ठीक है। अच्छा, एक ये बताओ इनकोइट क्राइम कौन सा होता है सबसे? इनकोइट क्राइम क्या होता है? विच इज इनकम्प्लीट इन नेचर, जैसे अटेम्प्ट, जैसे कॉन्स्पिरेसी, है ना, ये सारे के सारे क्या है? इनकम्प्लीट इनकोइट ऑफेंस है। ठीक है, पक्का? अच्छा, आगे चलते हैं। एक लिखो, डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस लोकस ये मैक्सिम लिखो, ये मैक्सिम, इसको लिख लो। लोकस जो भी लिखा है लिखो, पता नहीं क्या ही प्रोनाउंस कर रहे हैं इसको। ठीक है, किससे रिलेटेड है? अटेम्प्ट से। किससे रिलेटेड है? अटेम्प्ट से। मतलब क्या हुआ, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, PAE स्पेलिंग लिखो, PAE सुपर इंपॉर्टेंट है, NITENTIAE। ये किससे रिलेटेड है? इधर देखो, फटाक से लिख दो, अटेम्प्ट से। किससे? अटेम्प्ट से। दूसरी तरफ देखो, दूसरी बात सुनो मेरी, इधर देखो सर जी, इसका मतलब बताओ। एक केस है मलकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, एक तो ये केस है। ठीक है, ध्यान से सुनना। डॉक्ट्रिन ऑफ रिपेंटेंस से इसको समझो कि अटेम्प्ट और प्रिपरेशन में फर्क क्या है। इधर देखो मेरी तरफ, सर अटेम्प्ट और प्रिपरेशन में फर्क ये है कि वहां तक जाओ जहां से वापस लौट के आ जाओ। सर समझे नहीं? मतलब प्रिपरेशन आपका एक्ट तब तक है जब तक आपके पास रिपेंटेंस का मौका है। आप पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? इधर देखो, ये है दिल्ली बॉर्डर। क्या है? दिल्ली बॉर्डर। यहां पर इंटरसेप्ट करेगी, बैरिकेडिंग्स लगी हुई है। मैं पंजाब से कोई ऐसा माल लेके आ रहा हूं, लिकर है, ठीक है, या कोई ऐसी चीज है विच इज नॉट फॉर सेल इन दिल्ली, ध्यान से सुनना, और गाड़ी लेके आ रहा हूं, 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 अभी मैं यहां पहुंचा, तुमने मुझे यहीं रोक लिया। कहां ले जा रहे हो? दिल्ली। तुम ऑफेंस करने जा रहे हो। मैंने कहा भाई मुझे यहां तक पहुंचने तो दे, क्या पता मैं यहां तक जाऊं, कहूं बस। रिपेंटेंस का मौका रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि एन अपॉर्चुनिटी टू विड्रॉ फ्रॉम द ऑब्लिगेशन बिफोर इट इज कंप्लीटेड, यानी कि पूरा होता उसके पहले क्या पता है वापस आ जाता। इधर देखो मेरी तरफ, जल्दी देखो, एक लेडी कुएं की तरफ भागी, अब जी कि क्या करूंगी जब कुछ मसाला ही नहीं है लाइफ में, देयर इज नो एंटरटेनमेंट, मैं किससे लड़ूं, कोई मेरे से लड़ता नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, व्हाट आई शुड डू। भागी कुएं की तरफ, मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा रुको बहन, पकड़ लिया। क्या वो अटेम्प्ट टू सुसाइड के लिए लायबल होगी? क्यों नहीं होगी? क्या पता है, बोली हटो तुम, मैं मरूंगी, घूम के चल दी मैं। लास्ट मोमेंट में भी कुआं देखा हो गहरा है, वापस आ जाओ। लास्ट मोमेंट में भी तो अपने प्लान को वो चेंज कर सकती है, नहीं कर सकती है? अब कूद गई और फिर मैंने रोका, मैंने बहन रुक जा, ऊपर चल, अब नहीं बचेगी वो, अब उसकी तरफ से कुछ करने को बचा नहीं था। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो इसको भी नोट करो। इसका मीनिंग मैंने ये बताया, एन अपॉर्चुनिटी टू विड्रॉ फ्रॉम दी ऑब्लिगेशन और विड्रॉ फ्रॉम दी कंप्लीशन ऑफ दी क्राइम, मतलब जो करने जा रहा है उससे विड्रॉ कर लिया, बस इतनी सी बात है। तुम्हें मिलेगा एग्जाम में जो भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, बोलो, पक्का? बोलो बोलो। ये मैक्सिम तुम्हें यही सब टकराएंगी, और जो आगे पढ़ेंगे वो उनको आगे हम बात करेंगे। सर जी कुछ स्टेटमेंट आ जाते हैं। अच्छा, किस तरह के स्टेटमेंट? किस तरह के स्टेटमेंट सर? जैसे जैसे सर अभी आपने बोला था कि इन एवरी स्टैट्यूट मेंस रे हैज टू बी इंप्लाइड अनलेस कॉन्ट्रेरी इज शोन।
अच्छा, ऐसा बताया था तुमने? मैंने कहाँ बताया था? और फिर सर आपने कहा था कि ये पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया। तो प्यारे बच्चों, अभी एक काम ये करने जा रहे हैं, ऐसे सारे स्टेटमेंट एक साथ पढ़ ले रहे हैं ताकि एग्जाम में कहीं से भी आए में याद रहे। जैसे शुरू करने जा रहे हैं जस्टिस राइट से। किससे? जस्टिस, यानी कि वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। और पहला स्टेटमेंट किसका है? जस्टिस राइट का। क्या समझे? लाउड एंड क्लियर। समझ गया। वापस आओ। पहली बात हम पढ़ने जा रहे हैं, जस्टिस राइट ने कौन सा स्टेटमेंट दिया है? जस्टिस राइट ने, ठीक है। एक सेकंड, ये राइट की स्पेलिंग WRIGST लिखो। वो राइट वाला राइट लिख रहा हूं मैं है ना? है ना? इधर देखो मेरी तरफ। केस का नाम कौन सा था? सिराज वर्सेस रुडजन। इस केस में मैंने क्या बताया? इन एवरी स्टेट्यूट मेंस रिया इज टू बी इम्प्लाइड अनलेस कॉन्ट्रेरी इज शोन। केस का नाम क्या है? सिराज वर्सेस रुडजन। केस का नाम क्या है? सिराज वर्सेस रुडजन। जज कौन थे? जस्टिस राइट। ठीक है, जस्टिस राइट। स्टेटमेंट बताया तो, इन एवरी स्टेट्यूट मेंस रिया टू बी इम्प्लाइड अनलेस कॉन्ट्रेरी इज शोन। आगे चलो, इधर देखो। सेक्शन 34 कौन कौन पढ़ा है मेरे से? सेक्शन, और बरिंद कुमार घोष कौन कौन पढ़ा है मेरे से केस? तो मैंने क्या बोला था इस केस में? स्टैंड एंड वेट। बरिंद कुमार घोष बाहर खड़ा था, अंदर विकेट गिरा दिया पोस्टमास्टर का, सब भाग गए, बरिंद कुमार घोष पकड़े गए। बरिंद कुमार घोष कह रहे थे सर मैंने गोली नहीं चलाई। तो बरिंदर बाबू तुम वहां क्या बाजा बजाने गए थे? किस लिए खड़े थे? यू वर स्टैंडिंग देयर इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। जब ऑल के कॉमन इंटेंशन में गए थे, फर्दरेंस में काम कर रहे थे, तो लाइबिलिटी वही होगी जैसे इन द सेम मैनर दैट द एक्ट वाज डन बाय हिम अलोन, जैसे तुमने अकेले काम किया हो। और सुनो, दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। ये कौन बोला? नो, जॉन मिल्टन। ठीक है, पहली लाइन क्या है मिल्टन साहब की? क्या है लाइन? दे ऑल्सो सर्व, दे ऑल्सो सर्व who only stand and wait. They also serve who only stand and wait. इसका मतलब कि वो भी काम करते हैं जो खड़े रहे। इसका मतलब ये नहीं है, रुको अभी, इस स्टेटमेंट को जो मिल्टन ने दिया, लॉर्ड समनर ने, किसने? लॉर्ड समनर ने। किस केस में? इन द केस ऑफ बरिंद कुमार घोष वर्सेस एम्परर यूज किया। तो लॉर्ड क्या क्या स्टेटमेंट था? दे ऑल्सो सर्व, क्या स्टेटमेंट था? दे लिखो, दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। क्या समझे? जस्टिस मिल्टन नहीं है यार, मिल्टन पोएट है, पोएट मिल्टन है जस्टिस मिल्टन भी टोपी लगाए घूम रहे बालों वाली है जस्टिस मिल्टन नहीं, लॉर्ड समनर। मिल्टन तो पोएम लिखते थे इंग्लिश में, सब्जेक्ट में हाई स्कूल में थी नहीं मिल्टन की पोएम? कौन सी थी? नहीं याद है? हाई स्कूल की एक चैप्टर का नाम बता दो तो, स्कूल के चैप्टर। और
मैं तो भूल गया। फर्स्ट सेकंड की क्लास की याद आ रही है। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। कह रहे फर्स्ट सेकंड की क्लास याद आ रही है। यार बच्चों, केस का नाम है कुमारी दीक्षा। केस का नाम है जो इस केस में बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। सुपर इंपॉर्टेंट केस है। जब वो केस बताता तो फिर मैं बताता। ठीक है, ठीक है। और कौन सा केस है? बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, विच इज नोन एज शंकरी टोला केस, पोस्ट ऑफिस मर्डर केस। पेपर में क्वेश्चन आएगा, विच केस इज नोन एज पोस्ट ऑफिस केस? बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। विच केस इज नोन एज शंकरी टोला केस? बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। ठीक है, आगे चलो। इधर देखो मेरी तरफ। डिफरेंस बिटवीन, मेरी तरफ देखो, डिफरेंस बिटवीन सेम इंटेंशन एंड कॉमन इंटेंशन। किस केस में? महबूब शाह वर्सेस एम्परर। और जज साहब कौन थे? जस्टिस माधवन नैयर। अभी बता रहा हूं सर, इनके आगे सर लगाओ, सर माधवन नैयर साहब। ठीक है, इन्होंने क्या किया बच्चे? इन्होंने किया जो, वो सुनो ध्यान से, इधर देखो। इन्होंने महबूब शाह वर्सेस एम्परर के केस में, कौन सा केस? महबूब शाह वर्सेस एम्परर के केस में कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बीच डिफरेंस बताया। क्या बताया? डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। विच केस? महबूब शाह वर्सेस एम्परर। विच केस? महबूब शाह वर्सेस एम्परर। जज कौन थे? जस्टिस माधवन नैयर। ठीक है, एक लाइन अक्सर आती है। ठीक है, अच्छा, डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर किस केस में बताया गया? जज साहब कौन थे? जस्टिस मेलविल, जस्टिस मेलविल। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में 299 और 300 के बीच डिफरेंस बताया? बताओ, बताओ। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया। और वहां जज साहब कौन थे? जस्टिस सरकारिया। याद रखोगे? याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे? बोलो, बोलो। अच्छा, मैंने एक केस बताया था, अभयानंद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। वहां अटेम्प्ट के बारे में किसने स्टेटमेंट दिया? जस्टिस रघुवर दयाल ने। इधर देखो मेरी तरफ, वो जो आर वर्सेस डडल एंड स्टीफन का केस था, जिसमें वो लोग अपने दोस्त को खा लेते हैं, ठीक है, पार्कर को निपटा देते हैं वो, है ना, तो फिर निपटा के खा भी लेते हैं। तो उस केस में क्या बोला जाता है कि साहब अगर हम इसको ना खाते तो मर जाते। जज कौन था? जस्टिस कॉलरिज। 1000 बार एग्जाम में आता है, जस्टिस कॉलरिज। क्या नाम है? लॉर्ड कॉलरिज। ध्यान से सुनो, लॉर्ड कॉलरिज। केस का नाम आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन। क्या कहा गया इसमें? इधर देखो, इसमें यह कहा गया प्यारे बच्चे, इधर देखो, टू प्रिजर्व वंस लाइफ इज जनरली ड्यूटी। क्या बोला मैंने? आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन के केस में जब से जस्टिस लॉर्ड कॉलरिज बोला कि साहब अगर इसको ना खाते तो हम मर जाते, तो जज साहब ने कहा कि देखो, अपनी लाइफ बचाना ड्यूटी है, लेकिन दूसरों की लाइफ बचाने के लिए अपनी सेक्रीफाइस कर देना सुप्रीम ड्यूटी है। तो तुम बच नहीं सकते, तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलेगा। ठीक है, केस का नाम क्या है? आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन। जज साहब पूछे जाते हैं 1000 बार, स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा। लिखो, ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो जो मैं बोल रहा हूं, ऐसे कॉलरिज लिख के डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो। ओके, वेट, जो मैं बोल रहा हूं उस स्टेटमेंट को लिखो। टू प्रिजर्व वंस लाइफ, टू प्रिजर्व वंस लाइफ इज जनरली स्पीकिंग ए ड्यूटी, a duty, but it may be highest duty, it may be highest duty to sacrifice it। आगे लिखो, फुल स्टॉप। it may be highest duty to sacrifice it। आगे लिखो, war is war, war, war,
war is full of instances, war war is full of instances in which war is full of instances in which it is a man's duty, in which it's a man's duty not to live but to die. सोल्जर होता है ना, वो कहे देखो इधर, अपन जैसे ये कॉलेज में मैटर है, देखा चारों तरफ से घिर गए हैं, मेरी बात को सुनो समझो, अब तो जान जाने वाली है, और अगर ये प्लेस छोड़ देंगे तो हमारा राइवल कंट्री हमारी पोजीशन को कंट्रोल में ले लेगा। धीरे से बंदूक उठाई, टोपी फेंकी, भाग गए वहां से। सर नहीं भागता तो फिर मेरी जान चली जाती। अरे तुम्हें वहां रखा इसलिए गया था यार, कि सिचुएशन ऐसी ना क्रिएट हो। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो मैंने क्या बोला कि वॉर इज फुल ऑफ इंस्टेंसेस जहां पर विच इट्स ए मैन्स ड्यूटी नॉट टू लिव बट टू डाई। ठीक है ना, आगे चलो। अभी एक स्टेटमेंट और लिखो जस्टिस रघुवर दयाल का, जस्टिस रघुवर दयाल का स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट और लिखो, कहानी खत्म। रघुवर दयाल, कौन सा केस बताओ? अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, अटेम्प्ट का है। जल्दी लिख लो इसको, बस खत्म करते हैं क्लास को। जस्टिस रघुवर दयाल का स्टेटमेंट लिखो। द डिस्टिंक्शन बिटवीन preparation and attempt may be clear in some cases. But in the most of the cases, the dividing line, but in the most of the cases, the dividing line is very thin. ठीक है, केस का नाम कौन सा है? अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, और नेक्स्ट केस से हम क्या शुरू करेंगे? हमने अमेंडमेंट देखे, स्टेटमेंट देखे, मैक्सिम देखी, मेंस रिया देखा, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम देखा, हमने स्टेजेस ऑफ क्राइम देखा, सारे केसेस देखे। और अगली केस में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चे? हम बेयर एक्ट में से रीइंटर करेंगे और इंपॉर्टेंट सेक्शन मार्क कराएंगे और उनके इंपॉर्टेंट केसेस भी मार्क कराते हुए चलेंगे। ठीक है, वी विल डिस्कस ऑल द केसेस विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है ना?